चीजों को खत्म करते हुए चेरी अपना आखिरी तीर चलाती है, जो बेजोड़ स्पीड से आगे बढ़ता है। ये जानते हुए कि मार्था इस हमले को नहीं रोक पाएगी, रे मंक पर चिल्लाता है कि वो उसे रोके, और मंक घबराहट में अरीना में दौड़ जाता है। जबकि जजेस सरके और विनफर्ड भी तेजी से उनकी तरफ भागते हैं। तीर लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है। इस बीच मार्था, जो डर से जम गई थी, समझ जाती है कि हमला इतना तेज है कि वो उससे बच नहीं सकती। जैसे ही वो निराशा के कगार पर होती है और सोचती है कि क्या वो मरने वाली है, एक पल में मंक मार्था के सामने आ जाता है और उस खतरनाक उड़ते हुए तीर को अपनी तलवार से रोक लेता है। इस बीच डैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये सोचकर कि मंक वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, और सर के तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। रोते हुए मार्था मंक को पकड़ती है और पूछती है कि वो इतनी लापरवाही से उसके सामने क्यों कूद गया। तीर उसके सीने के आर पार हो गया लगता है, क्योंकि मंक के मुंह से खून आने लगता है और वो सोचता है कि क्या वो मर जाएगा। उसके बाद सर के मार्था को चिंता ना करने का यकीन दिलाते हैं, क्योंकि किस्मत से वो किसी जरूरी अंग पर चोट लगने से बच गया। उसी पल नाइट विनफर्ड मैच का विनर चेरी को घोषित करते हैं, और वो सोचती है कि ये सब कितना बोरिंग है। लोग ये देखकर डर जाते हैं कि ये औरत कितनी डरावनी है, और वो उससे कभी नहीं लड़ेंगे। मंक को इन्फर्मरी ले जाया जाता है, जबकि मार्था उसके साथ ही रहती है। इसके अलावा विनफर्ड बताते हैं कि मंक को लगी चोटों के कारण वो अगले मैच में नहीं लड़ पाएगा, जिससे उसकी अपोनेंट मॉली डिफॉल्ट से जीत जाती है। अगला मैच इयॉन और जियो के बीच शुरू होने वाला है। डैन उस बड़े लड़के से कहता है कि वो वहां सावधान रहे, क्योंकि उसकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, और काइल उसे लक विश करता है। जब इयॉन जाता है, काइल देखता है कि इयॉन का अपोनेंट बड़ा सा लड़का भी उसकी तरह डबल एक्सेस इस्तेमाल करता है। वो अंदाजा लगाता है कि सारे मैचअप्स एक जैसे थे, जैसे तलवारबाज के खिलाफ तलवारबाज और तीरंदाज के खिलाफ तीरंदाज। तभी राय बताता है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि वर्ल्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट में टीम बैटल्स होते हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास अलग अलग तरह की टीम्स हों, ताकि वो अलग अलग सिचुएशन से निपट सकें। जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है, डैन रे से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इयॉन जीत पाएगा, लेकिन अपना बंदा उसे मैच देखने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इयॉन उन्हें सरप्राइज करने वाला है। इसके साथ ही मैच शुरू होता है और इयॉन अपने डबल एक्सिस के साथ पहला हमला करता है, जिससे जियो सोचता है कि वो सीधा उसके रेंज में आ गया है। जियो फिर एक डबल एक्स स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो एक बवंडर बनाता है, और इयॉन आखिरी मिनट में उससे बच जाता है। बाल बाल बचकर इयॉन राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो उस तूफान में फंसने ही वाला था और जियो के धीमा होने का इंतजार करता है। जैसे ही वो धीमा होता है, इयॉन मौके का फायदा उठाता है और हैरान करने वाले तरीके से अपने डबल एक्सिस को सीधे अपने अपोनेंट के चेस्ट प्लेट पर दे मारता है, जिससे वो एक जबरदस्त फोर्स के साथ दूर जा गिरता है। उस घातक हमले को झेलकर जियो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका अपोनेंट उसकी सोच से ज्यादा फुर्तीला है, और सोचता है कि अगर इयॉन कुछ बार और ऐसा करता रहा तो उसके चेस्ट प्लेट पर निशान पड़ जाएगा। लेकिन उसी पल जियो के मन में एक डर बैठ जाता है, जब वो देखता है कि सिर्फ निशान ही नहीं, बल्कि उसके चेस्ट प्लेट को नुकसान हुआ है और उस पर दरारें भी पड़ गई हैं। जब भीड़ देखती है तो वो इयॉन की दैनव जैसी ताकत से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस लाल बालों वाले लड़के ने एक ही बार में उसका चेस्ट प्लेट तोड़ दिया। उस समय जियो बुरी तरह से मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसके साथ और नहीं खेल सकता, चीजों को जल्दी खत्म करते हुए। तभी वो लड़का वही पोशन पी जाता है, वही जो गिरा ने पिया था, और कहता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सीधा मास्टर का ऑर्डर है, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं है। उनकी आंखें झटके से खुल जाती हैं। रे को एहसास होता है जब वो देखता है कि ये वही पोशन है, और पोशन पीने के बाद जियो के अंदर एक दैनव की तरह अचानक से ताकत आ जाती है। अपने क्लासमेट को पोशन पीते देख जे के दिमाग में एक शक पैदा होता है, लेकिन हैरी बीच में टोकता है कि उन्हें अपने मैचेस में कुछ भी इस्तेमाल करने की इजाजत है। कहता है कि जियो ने जो किया वो शायद सबसे इज्जतदार चीज ना हो, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ नहीं जाता। लेकिन अंदर ही अंदर जे को पता लगता है कि ये कुछ खतरनाक है, और वैसा ही है जैसा उसने पहले सामना किया था। जियो के बारे में कुछ उसे बेचैन करता है। उसी पर जे की नजर राय और उसके दोस्तों पर पड़ती है, और वो खुद से पूछता है कि अब बॉस क्या करेगा।
इस बीच अपना बंदा चिंतित है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी कुछ करता है तो वो अपनी करंट एबिलिटीज को एक्सपोज कर देगा। वो विनफर्ड और दूसरों की नोटिस करने तक का इंतजार करने का फैसला करता है, लेकिन वो एक पल के लिए रुकता है और पक्का करता है कि अगर उन्होंने इसे अभी नहीं रोका है तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ जियो की ताकत तेजी से बढ़ती है जब वो इयॉन को मारता है, और पागल हो जाता है जब वो इयॉन पर हमला करने के लिए अपने डबल एक्सिस घुमाता है, जबकि लाल बालों वाला लड़का खुद को बचाने के लिए उछल जाता है। बिना किसी झिझक के राय तुरंत बाउंड्री से कूदकर अरीना में चला जाता है, जबकि डैंस पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, और कायल उसे रोकता है क्योंकि इससे इयॉन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन सर के अपने बंदे को रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो मैच में दखल नहीं दे सकता, लेकिन राय रुकने का नाम नहीं लेता और कैसे कहता है कि उसके पास समझाने का टाइम नहीं है और उसे रास्ते से हटने को कहता है, अपने टीचर को सीधा पेट में भूसा मारते हुए। इस बीच के हमला झेलता है और थोड़ा खून भी थूकता है। वो हैरान रह जाता है कि इस बच्चे में इतनी ताकत थी। उसी पल विनफोर्ड उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, और रे को अपनी सीट पर वापस जाने का निर्देश देते हैं जिसे सर के ने पकड़ा हुआ है। तभी अपना बंदा जे को बुलाता है और उसे जियो को पकड़ने का ऑर्डर देता है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए जे उछलता है और अपनी तलवार के साथ अरीना में दौड़ जाता है। जैसे ही जियो, जो पागल हो रहा था, एक और हमले के लिए कूदता है, जे अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है और उसे सीधा उसके सर पर दे मारता है। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जे लाल बालों वाले लड़के के अलावा ऐसा कुछ कर रहा है। इस बीच विनफर्ड पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि वो सोचता है कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। एक पल में विनफर्ड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और जे चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसके हमले से जियो पर एक खरोंच तक नहीं आई और उसके अंदर से वही अजीब ऑरा निकलती है, जैसे प्लेग ऑफ शैडोज। अपने चेहरे पर एक डरावना लुक के साथ जियो जे को बुलाता है, जबकि अजीब पर्पल ऑरा जियो को घेर लेती है और वो जे को कचरा कहता है। विनफर्ड उसे रुकने का ऑर्डर देता है, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक पल में विनफर्ड कुछ डरावना देखता है जब जियो का चेहरा दैनव जैसा हो जाता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये प्लेग ऑफ शैडोज है। अचानक प्लेग ऑफ शैडोज सिर्फ थर्ड ईयर पार्टिसिपेंट्स में फैलना शुरू हो जाता है और इससे भीड़ में हल्ला मच जाता है, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। सर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये बीमारी इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, और रे हैरान होकर शक करता है कि ये एक पहले से प्लान्ड ऑपरेशन था। चिंतित होकर सर विनफर्ड से कहते हैं कि वो एल्डर्स को सुरक्षित जगह ले जाएं और जोर देते हैं कि उन्हें इस बीमारी से बचाना होगा, उसे यकीन दिलाते हुए कि यहाँ उसके पास मदद के लिए उसके स्टूडेंट्स हैं। जुड़वा भाई बैजर और स्लॉथ, डैन और कायल सब जोश में हैं, इस जंग के लिए तैयार हैं। इस बीच के को एहसास होता है कि इन्फेक्टेड थर्ड ईयर्स एक विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सा लड़का इयान एक बार फिर दूर जा गिरता है, क्योंकि जियो के साथ उसकी लड़ाई जारी रहती है। उसने पहले उसके पेट में घूसा मारा था। राइस के से उसके घावों के बारे में पूछता है, जबकि वो अपने घावों पर हाथ रखे हुए है। लेकिन के कहता है कि ये कुछ नहीं है और लोगों को बचाना उनकी प्रायोरिटी है। उसी पल इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ कूद रहे हैं, जबकि अपना बंदा इस बात से परेशान है कि उनका सामना करने वाले तीनों इन्फेक्टेड लोग थर्ड ईयर के हैं, जिसका मतलब है कि ये मुश्किल होने वाला है। इसके साथ ही जुड़वा भाई उससे कहते हैं कि वो जाकर इयान की मदद करे जियो को हराने में, जबकि डैन भी उसे यकीन दिलाता है कि वो उन तीनों थर्ड ईयर्स को उन पर छोड़ दे, क्योंकि उसका मैच नहीं हो रहा है। इसलिए वो यहाँ अपना हिसाब बराबर करने का प्लान बना रहा है। अपने दोस्तों पर भरोसा करके राय चला जाता है और एशर, एक इन्फेक्टेड थर्ड ईयर, अपनी तलवार राय की तरफ फेंकती है। लेकिन डैन अपने भाले के साथ सामने आ जाता है, पूछता है कि उसके मैनर्स कहाँ हैं जब उसका अपोनेंट उसके सामने है। दूसरी तरफ दो इन्फेक्टेड जुड़वा भाई स्लॉथ और बैजर का सामना करते हैं, उन्हें लूजर्स कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस बार स्लॉथ और बैजर उनसे लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तब अलग हो गए थे। लेकिन अब अलग बात है जब वो साथ हैं। जियो, जो अब एक डरावने शैडो में बदल गया है, सभी लाल बालों वाले कुत्तों को मारने की धमकी देता है। बेचारा इयान जमीन पर लड़खड़ा रहा था, अपने पैरों पर घिसता हुआ, क्योंकि उसके पास लड़ने की ताकत खत्म हो गई थी। उसी पल शैडो मॉन्स्टर जियो अपनी कुल्हाड़ी इयान पर मारने के लिए निशाना लगाता है, जो बेचारा खुद को बचाने के लिए रेंग रहा था। किस्मत से रे सही समय पर बीच में आता है और अपनी तलवार दे मारता है, उसी जियो के आर्मर के आर पार करते हुए।
और अनजाने में हैरी पीछे से आता है और अपनी तलवार घूंप देता है, जो आर्मर के आर पार हो जाती है। जैसे ही जियो दोनों तरफ से घिर जाता है और उसका खून बहने लगता है, हैरी राय की तारीफ करता है कि वो काफी तेज है, और अपना बंदा जवाब देता है कि वो भी कुछ कम नहीं है। अपना बंदा फिर यान से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और तभी नाइट विनफर्ड एक हैरान करने वाली घोषणा करते हैं, जब वो बताते हैं कि उन पर डार्क गिल्ड ने हमला किया है और अरीना में घुसपैठ हो गई है। खैर, ऐसा लगता है कि टीचर्स और बड़े परिवार पीछे बैठकर सेकेंड ईयर्स को राज्य के सबसे बड़े खतरे से लड़ते हुए देख रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है। अरीना में जोरदार गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज गूंजती है, और जबकि अकेडमी बर्बाद होती दिख रही है, विनफर्ड सभी हथियारबंद नाइट्स को बुलाते हैं और उन्हें अपने परिवारों, दोस्तों और घायलों की रक्षा करने के लिए कहते हैं। वो घोषणा करते हैं कि अब अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने का समय आ गया है। इस बीच डैन और जुड़वा भाई शानदार तरीके से इन्फेक्टेड थर्ड ईयर से लड़ रहे हैं। बुरी तरह से घायल यान की मदद करते हुए हैरी निष्कर्ष निकालता है कि एकेडमी एक मुश्किल स्थिति में है, जबकि अपना बंदा ये जानकर निश्चित है कि हैरी परेशानी पैदा करने वाला नहीं था। जबकि जियो पीछे खड़ा है, अपना बंदा हैरी से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, और वो जवाब देता है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके साथी सुरक्षित है। उनकी हैरानी के लिए मॉन्स्टर पिछले हमले से शायद ही डैमेज हुआ है, और जियो उनकी तरफ कूदता है, उन पर अपनी कुल्हाड़ी दे मारते हुए। उस खतरनाक हमले से बचकर हैरी हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये लड़का तो मरता ही नहीं। और तभी राय उसे बताता है कि पिछली कुछ बार जब वो इन लोगों से मिले थे तो उन्हें उन्हें राख में जलाना पड़ा था, ये बताते हुए कि ये बीमारी उन्हें तब तक लड़वाती है जब तक वो लड़ नहीं सकते। ये कितना घिनौना है। ये सोचते हुए हैरी राय से कहता है कि वो अपने दोस्तों को ढूंढे, जबकि वो इस बड़े लड़के जियो से निपट लेगा। जबकि थका हुआ इयान दीवार के सहारे आराम कर रहा है, अपना बंदा हैरी को जियो को खत्म करने की जिम्मेदारी देकर चला जाता है, और जे अपने बॉस पर चिल्लाता है कि वो उसे भी साथ ले चले। लेकिन अपना बंदा जैसे कहता है कि वो जाकर सर के की मदद करे, क्योंकि उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है, और इसके साथ रे चला जाता है। सिचुएशन को देखने के लिए ऊपर चढ़ते हुए रे अपना ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और गंभीर स्थिति देखता है जब लोग डार्क गिल्ड के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। वो देखता है कि इन्फर्मरी दुश्मनों से घिरी हुई है, और देखता है कि वहाँ प्लेग ऑफ शैडो वाले बहुत सारे लोग हैं। इन्फर्मरी की तरफ दौड़ते हुए वो उम्मीद करता है कि गैरी और सिल्विया ठीक होंगे। दूसरी तरफ सिल्विया के चारों भाई भी डार्क गिल्ड का सामना कर रहे हैं, और मार्च साफ कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये लोग प्योर ब्लड्स के साथ मिलकर काम करने तक गिर जाएंगे। डार्क गिल्ड के घुसपैठिया बेशर्मी से कन्फेस करता है कि जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, साधन मायने नहीं रखते। तभी मार्च अपने भाइयों को फैलने का ऑर्डर देता है और वाटर स्लैश से हमला करता है, जबकि डार्क गिल्ड का आदमी कहता है कि वो बस अनिवार्य को टाल रहा है। इसके साथ ही मार्श मैक्स को निर्देश देता है कि वो सिल्विया को ढूंढे और ये सुनिश्चित करे कि वो इसमें ना फंसे। दूसरी तरफ विनफर्ड स्थिति के बारे में साफ बोलते हैं और हेड एल्डर को सब कुछ बता देते हैं। प्लस वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने निवेदन के अनुसार पूरे शहर को अलर्ट कर दिया है। एल्डर ज्यादा चिंता ना दिखाते हुए विनफर्ड को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नाइट विनफर्ड के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और वो उसे अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ सहते हुए नाइट चुप रहना चुनते हैं और चले जाते हैं। गैरी मेडिकल स्टेशन इन्फर्मरी में लेटा हुआ लगता है, जब एक कंडक्टर जैसा कपड़ा पहना आदमी एक सिरिंज के साथ आता है। जब वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो आदमी उससे कहता है कि ये उसका दर्द कम करने में मदद करेगा। और जैसे ही वो उसके हाथ में इंजेक्ट करने वाला होता है, सिल्विया और मार्था वहां पहुंच जाती हैं और आदमी को रोक देती हैं। जबकि मार्था आदमी पर हमला करती है, वो उससे बच जाता है और अपना असली रूप दिखाता है, जबकि वो शैडो से इन्फेक्टेड निकलता है। सिल्विया उस लड़के के पास दौड़ती है जिसे अभी अभी पोषण इंजेक्ट किया गया था, पूछती है कि वो ठीक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तभी कई इन्फेक्टेड लोग सामने आते हैं, और उनमें से एक उन्हें एक चॉइस देता है कि या तो वो उनमें से एक बन जाए या मर जाए, लेकिन गैरी तीसरा ऑप्शन चुनने का फैसला करता है, जो है उनसे लड़ना। सिल्विया गैरी को रोकने की कोशिश करती है, उसे बताते हुए कि इन लोगों को अभी भी बचाया जा सकता है, और उसे उन्हें ना मारने की चेतावनी देती है। वो एक को पैर पर लात मारता है, जबकि शैडोज गैरी को मैनिपुलेट करते हैं और उसकी भावनाओं को धोखा देते हैं, उसे याद दिलाकर कि ये उसके साथी हैं और वो उन्हें नहीं मार सकता। एक इन्फेक्टेड आदमी उसे उनके साथ शामिल होने की ऑफर देता है, और कुछ पल बाद मार्था उस आदमी को अपने तीर से मार देती है, उसे बताते हुए कि बाकी उनके साथी हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं। जबकि सिल्विया मार्था की तारीफ करती है, वो देखते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों ने अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया है, और गैरी सुझाव देता है कि अब उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में ना सोचे। लेकिन सिल्विया उसे कहती है कि वो उनके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किए बिना उन्हें कोई घातक नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उनकी हड्डियां तोड़ दे। उनसे लड़ने में संघर्ष करते हुए गैरी मामले के बारे में पूछता है, और मार्था को भी कुछ पता नहीं लगता। इसके अलावा उन्होंने पागल होना शुरू कर दिया है। सिल्विया को शक है कि शायद कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोग डर जाएं। इसलिए उन्हें बस वहां से निकल जाना चाहिए।
चिंतित माथा जोर देती है कि उन्हें मंक को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो ऑपरेटिंग रूम में है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि खिड़की खून से लथपथ है। अंदर दौड़ते हुए वो देखते हैं कि मंक अपने हाथों में कुछ तेज चीज पकड़े हुए है और सदमे में लग रहा है। वो मानता है कि उसने लोगों को मारा है और जाने ली है, लेकिन मार्था उसे सांत्वना देती है, उसे यकीन दिलाते हुए कि ये उसकी गलती नहीं है। जबकि गैरी और सिल्विया को दरवाजे बंद रखने में मुश्किल हो रही है क्योंकि इन्फेक्टेड लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और गैरी डर जाता है। माथा और मंक के रोमांटिक मोमेंट में दखल देते हुए उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हो गए थे और नाई को शक है कि थर्ड ईयर्स ने ये जानबूझकर उन्हें धोखा देने के लिए किया। ये जानते हुए कि उन्हें ब्लड लाइन्स का जुनून है, उसने सोचा नहीं था कि वो इतना गिर जाएंगे और डार्क गिल्ड के मोहरे बन जाएंगे, जो ठीक नहीं लगा। अचानक एक साया उसके पीछे आता है, लेकिन नायक कायल द्वारा बचा ली जाती है जब वो उस पर एक वार करता है। कायल उससे पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है, उसे एक सुंदर महिला कहकर बुलाता है, जब अचानक उस पर एक और साया हमला करता है। और इस बार नाई ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचाती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। इसके साथ वो कायल से कहती है कि वो किसी और से पहले अपना ख्याल रखे और उसे अब उसे बचाने की और भी ज्यादा जरूरत महसूस होती है। लाल बालों वाला लड़का थर्ड ईयर्स को ताना मारता है, कहते हुए कि वो बस चीजों को और मुश्किल बना रहे हैं। और नाई कहती है कि उसे नहीं पता कि उन्हें मजबूर किया गया था या उन्होंने ये अपनी मर्जी से किया, लेकिन ये एक पहले से प्लान्ड ऑपरेशन है। जब वो अपनी साथियों से घिर जाते हैं, एक वाटर स्प्लैश आता है, सभी शैडो वॉरियर्स को हटा देता है, जबकि कायल मैक्स का शुक्रिया अदा करता है जिसने उनकी मदद की। और नाई सोचती है कि बाहर से एक नीज यहाँ क्या कर रहा है। मैक्स फिर बताता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है और उनसे पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि मेडिकल रूम कहाँ है, जिसके जवाब में कायल उससे अपने पीछे आने को कहता है क्योंकि वो भी अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा है। इस बीच सिल्विया और बाकी लोग इन्फर्मरी से बाहर निकलने में संघर्ष कर रहे हैं, इतने सारे शैडोज से घिरा हुआ। मार्था सोचती है कि यहाँ भीड़ क्यों बढ़ रही है, और सिल्विया जवाब देती है कि ये इसलिए है क्योंकि वो अनइन्फेक्टेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही वो एग्जिट तक पहुंचने वाले होते हैं, वो कायल को सुनते हैं और अजीब तरह से सिल्विया अपने भाई मैक्स की आवाज़ सुनती है। वो उन्हें अपनी लोकेशन बताते हैं, उनके आने का इंतजार करते हुए। वो उन्हें ढूंढ लेते हैं और कायल मेडिकल स्टेशन के अंदर लोगों की संख्या से डरा हुआ लगता है, लेकिन नाई उससे कहती है कि वो बस वहां खड़ा न रहे और चले। प्लान के अनुसार कायल और नाई अपनी चेन और डार्ट रोप गैरी और मंक की तरफ फेंकते हैं, उन्हें इसे पकड़ने के लिए कहते हुए। रस्सियों को पकड़कर वो इसका इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ को किनारे करने के लिए करते हैं, जबकि मैक्स रास्ता साफ करने के लिए सिल्क की वाटर वॉल का इस्तेमाल करता है। और सब उसमें से दौड़ते हैं क्योंकि वो इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। जब सब दौड़ रहे होते हैं, सिल्विया अपने भाई से दूसरों के बारे में पूछती है और मैक्स उसे बताता है कि वो अरीना में है। अकेडमी पर डार्क गिल्ड ने हमला किया है और उनके बहुत सारे गुंडे वहां हैं, इसलिए उसे अब जाकर उनकी मदद करनी होगी। जबकि वो अपने भाई के साथ जाने पर जोर देती है, मार्था कायल से दूसरों की हालत के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि जब तक वो वहां से निकला था सब ठीक थे, सिवाय बड़े लड़के इयन के जो बहुत बुरी तरह से घायल था। गैरी उससे रे के बारे में पूछता है और कायल उसे बताता है कि वो भी यहाँ आ रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि रे उससे पहले यहाँ होगा। इसे गैरी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। किले में हम देखते हैं कि विनफर्ड हेड एल्डर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को तुरंत बचाने की जरूरत है, और एल्डर उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अरीना पर हमला शायद एक जाल हो। अपनी सेना वहां भेजना किले की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। वो फिर उनसे अकेले वहां जाने की इजाजत मांगते हैं क्योंकि सर डेल्बर्ट और बर्नार्डो यहाँ हैं, लेकिन एल्डर उन्हें बीच में टोकते हैं, उन्हें महल की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाते हुए। वो डरावने तरीके से स्वीकार करते हैं कि कितने लोग कुर्बान होंगे, और एल्डर सोचते हैं कि एक नाइट के रूप में उन्हें बेहतर पता होना चाहिए कि कभी कभी बहुसंख्यक को बचाने के लिए अल्पसंख्यक को कुर्बान करना बेहतर होता है। रे जो किले के बाहर पूरी बातचीत सुन रहा था, ये जानकर हिल जाता है कि वो स्टूडेंट्स को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। हेड एल्डर मिशन के बारे में साफ कर देते हैं और विनफर्ड उनसे सहमत होते हैं। अपना बंदा जो उनकी बातचीत चुपके से सुन रहा लगता है, ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो सोचते हैं कि उनके लिए स्टूडेंट्स की जानें अकेडमी के रहस्य के सामने कुछ नहीं है, और निष्कर्ष निकालता है कि ये मूर्ख इंसानों द्वारा लिया गया मूर्खतापूर्ण फैसला है। वेल, ऐसा लगता है कि अपना बंदा अपने पत्ते सही खेल रहा है जब वो अपनी ग्लैमर पार का इस्तेमाल करता है और खुद को बदल लेता है, क्योंकि अब वो अपने तरीके से लड़ेगा।
दूसरी तरफ हैरी अभी भी दुश्मनों से लड़ रहा है और जे से ग्री से पूछता है कि क्या रीइंफोर्समेंट्स अभी तक आ गए हैं। लेकिन बड़ा सा लड़का जे अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ बताता है कि उन्हें किसी रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है और उसे आमतौर पर इस तरह दिल खोलकर लड़ने का मौका नहीं मिलता। कहता है कि उसे एक साथ 10 को पीटने का मन है। इस बीच सकाय को मार्श का सहारा मिलता है और उसकी यूनिफॉर्म से अंदाजा लगाते हुए वो कहते हैं कि मार्श यूरे किंगडम की सेना से एक जनरल होना चाहिए। काय की बात से सहमत होते हुए मार्श साफ साफ कहता है कि उन्हें ये जल्दी करना बेहतर होगा, क्योंकि जब वो बीमारी के दूसरे स्टेज में पहुंचेंगे तो ये उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन को काटते हुए काय भी वही सोचता लगता है। सीन फिर ऐशर पर जाता है, जो बीमारी से इन्फेक्टेड है और डैन से लड़ती है, उसे कमजोर कहते हुए। जबकि डैन संघर्ष करता है जब उस पर ऐशर हमला करती है। डैन जोर देता है कि वो बस इतना ही आगे जा सकती है, अपनी ताकत को ऐसी ताकत से बढ़ाकर जो उसकी अपनी नहीं है। उसी मौके पर कोई सीधा एक तीर चलाता है जो ऐशर की गर्दन के आर पार हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाती है। पता चलता है कि ये चेरी है जो उसे मारती है और अपने क्लासमेट को मारने के लिए माफी मांगती है, जबकि डैन उसकी तारीफ करता है कि ये एक अच्छा शॉट था। लेकिन चेरी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसका ध्यान भटकाया ताकि वो तीर चला सके। सीन फिर हमें इन्फेक्टेड जुड़वा थर्ड ईयर्स के पास ले जाता है, जो स्लॉथ और बैजर से हार जाते हैं। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों कंपटीशन में बहुत कमजोर थे। जुड़वा लड़की कहते हैं कि वो तब अलग थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बार जब वो साथ लड़ते हैं तो वो कभी नहीं हारते। इसके बाद सिल्विया और बाकी लोग बाहर दौड़ते हुए आते हैं और अपने भाई मार्श को पाते हैं। जबकि मार्श अपनी बहन को सुरक्षित देखकर खुश है, डैन मंक और गैरी को ठीक देखकर खुश है। अचानक उन पर फिर से इन्फेक्टेड दुश्मन हमला करते हैं। बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और डैन डर जाता है क्योंकि उन्होंने अभी अभी उन सबको हराया था, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। मार्श सभी घायलों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और सर अपने स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़े होने और दुश्मन को उनके पार न जाने देने का निर्देश देते हैं। चिंता से परेशान सिल्विया पागलों की तरह कहती है कि उन्हें न मारे, क्योंकि वो सब इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। तभी सिर के दिमाग में एक शक पैदा होता है, जब वो सोचता है कि ये शायद डार्क गिल्ड का शुरू से ही एक प्लान था। इतने सारे लोगों के यहाँ होने से वो गलती से कुछ को चोट पहुंचाने से बच नहीं पाएंगे। मार्श आगे बढ़ता है और अपने जुड़वा भाइयों से वाटर पल्सिंग का इस्तेमाल करने को कहता है, उन्हें अपनी पावर का कंट्रोल उसे देने के लिए कहते हुए। वाटर पल्स का इस्तेमाल करके मार्श पावर को इकट्ठा करता है और वाटर पल्स हर इन्फेक्टेड आदमी को लगता है, जिससे उनके अंदर का पोषण घुल जाता है। ऐसा लगता है कि जिस पोषण से उन्हें इंजेक्ट किया गया था वो मार्श की पावर से उनसे निकाला जा रहा है। जबकि ज्यादातर इन्फेक्टेड लोग हिलना बंद कर देते हैं, मार्श बाकी स्टूडेंट्स से पोषण निकालने के लिए थोड़ा और देर तक टिका रहता है। तभी मार्श कमजोर होकर जमीन पर लड़खड़ा जाता है और जबकि ये सभी भाई बहन उसकी तरफ दौड़ते हैं, सकेम मार्श की ताकत से हैरान है, क्योंकि इतने सारे लोगों पर एक साथ इतने सटीक ऑपरेशंस करने के लिए सिर्फ बहुत सारा मैना होना काफी नहीं है। निष्कर्ष निकालते हुए कि वो डरावने ढंग से स्ट्रांग है। इस बीच सिल्विया अपने बड़े भाई को पकड़ती है। मार्श यकीन दिलाता है कि वो ठीक है, बस इतना है कि उसने एक साथ बहुत ज्यादा मैना इस्तेमाल कर लिया, यकीन दिलाते हुए कि वो कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद सके काइल और मंक को एक टीम का नेतृत्व करने और घायलों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देते हैं, जबकि वो गैरे से उन लोगों की जांच करने के लिए कहते हैं जो इन्फेक्टेड थे और देखें कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं। अंदर ही अंदर के इन मेजस का शुक्रगुजार महसूस करता है कि हानि स्वीकार्य मात्रा के भीतर है और सोचता है कि एक बार सब कुछ शांत हो जाने के बाद अकेडमी को उन्हें ठीक से धन्यवाद देना होगा। जब चीजें आखिरकार शांत हो रही होती हैं, अचानक काले बादल बनते हैं और बिजली कड़कती है, जो सबको मौत के डर से डरा देती है, क्योंकि उनकी आंखें झटके से खुल जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई जोरदार चीज जमीन पर टकराती है, एक गड़गड़ाहट पैदा करती है। जबकि हर कोई हैरानी से देखता है कि ये क्या है, उनकी हैरानी के लिए धूल में से कोई निकलता है और काफी विनाशकारी एंट्री मारता है, पूरे आर्मर में लिपटा हुआ। आंखें चौड़ी हो जाते हैं। गैरी के से पूछता है कि क्या वो जानता है कि ये कौन है, और तभी वो शक्तिशाली आर्मर वाला आदमी के को उसके असली नाम केडन से बुलाता है, जैसे कि उसे इतने लंबे समय बाद देखकर खुशी हुई हो। गुस्से में के स्पष्ट करता है कि उसे उस नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है, जबकि मार्श मॉथिम को पहचान जाता है और हैरान होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो खुद आएगा। खैर, ऐसा लगता है कि वो एवरी नाइट एकेडमी का पिछला एल्डर और डार्क गिल्ड का लीडर है, मॉथम।
उस पल मार्श अपने भाई को इशारा करता है, उन्हें हमला करने का संकेत देते हुए, और वो सभी एक वाटर स्लाइड से हमला करते हैं जो मॉरम के आर पार होता हुआ लगता है। उनके बेकार हमलों पर हंसते हुए मॉथम पर सिल्वर बालों वाले मेज की शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो अप्रभावित रहता है। इस बीच मार्श ये देखकर हैरान है कि उसकी शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। मॉरम उन्हें धमकी देता है, कहते हुए, अगर तुम लोग इस तरह खेलना चाहते हो तो ये अंत है। जादू का इस्तेमाल करते हुए मॉथिम के हाथों से बिजली निकलती है, जबकि ये बिजली के गोले में बदल जाती है और निर्दयता से सिल्वर बालों वाले जुड़वां भाइयों यान और जैकिकल पर बिजली गिराता है, जबकि वो दर्द से चिल्लाते हैं। हैरान होकर मार्श ये देखकर शॉक्ड है कि आर्मर वाला एल्डर बिजली की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि उसके दोनों भाई बिजली के झटके से टकराने के बाद जमीन पर बेहोश पड़े हैं। केडन के दिमाग में एक ठंडा ख्याल आता है जब वो सोचता है कि उन्होंने पहले कभी किसी इंसान को बिजली का जादू इस्तेमाल करते नहीं देखा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिसे सिर्फ लेजेंडरी मॉन्स्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी उसने कभी उसके पास ऐसी एबिलिटी होने के बारे में नहीं सुना था। जबकि के सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, मॉरम यहाँ जल्दी ना आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे विश्वास है कि कोई भी एल्डर सामने आने को तैयार नहीं है, भले ही वो यहाँ सबको मार डाले। तभी चेरी बीच में आती है और अनमैच्ड फोर्स के साथ आर्मर वाले आदमी पर तीर चलाती है, लेकिन मॉरम सोचता है कि ये बहुत धीमा है और उसके तीर को एक उड़ती हुई मक्खी की तरह तोड़ देता है। जेरी फिर मॉरम पर पीछे से घात लगाता है और उसके चेहरे पर तलवार मारने ही वाला होता है, लेकिन आर्मर वाला आदमी उसकी बेकार कोशिश का मजाक उड़ाते हुए उसे एक मूर्ख बच्चा कहता है और जेरी पर बिजली गिराता है। उसे इतनी जोर से दूर फेंकता है कि वो दीवार से जा टकराता है। उसके बाद मॉथम की केडन से कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है और वो उससे पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स उसे के बुलाते हैं। परेशान होकर के सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। तभी आर्मर वाला आदमी कहता है कि वो के को एक चॉइस देगा। हैरान, केडन सोचता है कि ये कैसी चॉइस होगी, और फिर एक तनावपूर्ण पल सामने आता है जब मॉरम कहता है कि वो उसे एल्डर्स के पास जाने देगा, लेकिन वो के जाने के हर मिनट के लिए एक आदमी को मारेगा, कहते हुए कि ये उस पर है कि वो कितने लोगों को बचा सकता है, उसे एक मौत और जिंदगी वाली सिचुएशन में डालते हुए। केडन पूछता है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, जबकि गैरी काइल और मंक को हमला करने का इशारा करता है, जबकि मॉरम दूसरा ऑप्शन बताता है, जो है उसे एक एक करके सबको मारते हुए देखना। काइल और मंक चुपके से घात लगाने की तैयारी करते हैं। एक सेकंड में के, मंक और काइल उसकी तरफ कूदते हैं, अपने हथियार उस पर निशाना लगाते हैं। खुद को घिरा हुआ देखकर मॉथम समझ जाता है कि ये केडन की चॉइस है। जैसे ही वो सब उस पर एक झटके में हमला करते हैं, मॉथम बिजली की तरह गायब हो जाता है, सबको सोचने पर मजबूर करते हुए कि वो कहाँ गया होगा। कुछ पल बाद के उसे देखता है जब धूल साफ होती है और आर्मर वाला आदमी चेरी का गला घोंट रहा लगता है, जबकि वो दर्द में दिखती है, खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। जबकि आर्मर वाला आदमी के को याद दिलाता है कि वो उन्हें एक एक करके सबको मार देगा, नाई उसकी तरफ दौड़ती है और चेरी को छोड़ने का ऑर्डर देती है, उसे कमीना कहती है। चेरी को दूर फेंकते हुए आर्मर वाला आदमी नाई के बेवकूफ़ी भरे विचार पर हंसता है और उसकी रोप डार्ट पकड़ लेता है। रोप के जरिए बिजली छोड़ता है जो नाई को लगती है, एक जोरदार कड़क पैदा करती है। इस बीच केडन पहुंचता है और रोप को काट देता है, नाई को बिजली के झटके से बचाते हुए। किस्मत से मंक उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और नाई ठीक लगती है। जब ये होता है, काइल उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और आर्मर वाले आदमी को अपने मेटल चेन से लपेट लेता है। बड़े आदमी के चारों ओर चेन लपेटने के बाद जोर से खींचकर काइल पीछे खींचता है और अपनी चेन की नोक को जमीन में दे मारता है, जबकि वो टूट जाती है, अगले मूव के लिए गैरी को बुलाते हुए। उस पल गैरी और हैरी आते हैं और वो उस मेटल चेन को फेंक देते हैं, अपनी तलवार से जमीन के अंदर कैद करते हुए। गुस्से से पागल होकर मॉथम उनसे थक गया है, क्योंकि ये बच्चे उसके दिमाग पर चढ़ रहे हैं ताकि वो फंस जाए। जोरदार गड़गड़ाहट गूंजती है जब मॉथम एक आइकॉनिक लाइटनिंग अटैक के लिए तैयार होता है। सिल्विया सही समय पर दखल देती है और गैरी और हैरी को दूर धकेल देती है ताकि उन्हें उस खतरनाक लाइटनिंग अटैक से बचा सके। ये देखकर मॉरम हैरान रह जाता है, क्योंकि सिल्विया उसके हमले का अनुमान लगा लेती है, जो उसे थोड़ा ट्रिगर करता है।
अपने पास मौजूद एकमात्र मौके का फायदा उठाते हुए मार्था अपना तीर निशाना बनाती है और उम्मीद करती है कि उस बड़ी औरत की टेक्निक काम करेगी। चेरी का हवाला देते हुए जैसे ही वो तीर छोड़ती है, वो मॉरम को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आर्मर वाला आदमी एक बार फिर से गायब हो जाता है और खुद को छुड़ाता है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। जमीन पर गिरते हुए मार्था डर की स्थिति में रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो उसे एक जगह पर नहीं रख सकते, जबकि अचानक सिल्विया उसका नाम चिल्लाती है, उसे आने वाले हमले के बारे में सतर्क करते हुए। जबकि मार्था बाल बाल बचती है, मॉरम पक्का करता है कि सिल्विया इसके हमले का अनुमान लगा सकती है, मतलब कि ये कोई तुक्का नहीं था। पहले उससे निपटते हुए आर्मर वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे मार्श और मैक्स रोक लेते हैं, जो उस पर वाटर स्लैश कास्ट करते हैं, जबकि हमलों की गड़गड़ाहट और तेज हो जाती है। उस पल डैन अपने भाले के साथ दौड़ता है और पागलों की तरह मॉथरिम की तरफ कूदता है, अपना भाला उस पर मारते हुए। ये देखकर कि आर्मर वाले आदमी को एक खरोंच तक नहीं आई, मुंह खुला का खुला डैन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उस एक हिट में अपनी लगभग सारी ताकत लगा दी थी। हंसते हुए मॉथम बड़बड़ाता है कि वो इस लड़ाई से बोर हो गया है और अब इसकी मरने का समय आ गया है। अपनी जादू से बिजली का एक बड़ा गोला बनाते हुए इतनी जोर से कि जमीन फट जाती है। घबराते हुए मॉथम वातावरण को डरावनी बिजली से घेर लेता है, जो अनिवार्य और इतनी शक्तिशाली लगती है कि पूरी अकेडमी को नष्ट कर सकती है। जबकि उसकी शक्ति निकलती है जब बिजली पैदा होती है, एक पल में गैरी कूदता है और अपनी तलवार को आर्मर वाले आदमी के कंधे पर बेपनाह ताकत से मारता है। बिना कोई चोट के मॉथरम इम्प्रेस होता है कि एवरीन अकेडमी ने अभी भी कुछ खास स्टूडेंट्स पैदा किए हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये शर्म की बात है, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ मरने वाले हैं। इसके साथ ही वो गैरी को मारने के लिए अपनी बिजली कास्ट करता है, जो दूर जा गिरता है, और आर्मर वाला आदमी खुद को बिजली से घेर लेता है, जो लगातार निकलती रहती है, ऐसी फोर्स पैदा करती है जो किसी को भी दूर फेंक सकती है। के जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा है, मॉरम के करीब जाने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो इतना डरावना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ये सोचते हुए कि अब सिर्फ 6 एल्डर्स ही उसे रोक सकते हैं। वो आर्मर वाले आदमी के करीब चलने में कामयाब हो जाता है, अपना सीना पकड़े हुए, क्योंकि उसके बीच से हिलना लगभग असंभव है। उसका सामना करते हुए मॉथम कहता है कि ऐसा लगता है कि उसका प्लान काम नहीं किया, कन्फेस करते हुए कि एल्डर्स उन सबको कुर्बान करने को तैयार हैं, सिर्फ उन चीज़ों को ज़मीन के नीचे गहरा दफन रखने के लिए। पसीना पसीना केडन को एहसास होता है कि ये आदमी यही चाहता है और स्पष्ट करता है कि वो ये अपने सपनों में पूरा करेगा, मॉरम को एक पागल आदमी कहते हुए। जैसे ही के ये शब्द अपने मुंह से निकालता है, आर्मर वाला आदमी अपनी उंगली उसकी तरफ करता है, बिजली से चार्ज की हुई, और कहता है कि उसके पास अपने तरीके हैं। वो जोर देकर कहता है कि वो आज खाली हाथ घर नहीं जा सकता। जैसे ही वो केडन को अलविदा कहने वाला होता है, पीछे से कुछ चिल्लाता है और कोई मॉरम पर एक शक्तिशाली वार करता है, जिसे वो किसी तरह बचा लेता है। देखने पर कि ये कौन है, पता चलता है कि ये जे ग्री है, जो उसे अपनी बड़ी सी तलवार से मारता है। मुस्कुराते हुए जे आर्मर वाले आदमी से पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि वो उसे बस ऐसे ही मार सकता है, तो वो बहुत गलत था। जबकि के पूछता है कि क्या वो ठीक है। आर्मर वाला आदमी जे को जिंदा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि उसने पहले उसे बहुत जोर से मारा था, लेकिन बड़ा सा लड़का कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि वो ऐसी खरोंच से नहीं मरेगा। ये महसूस करते हुए कि उनमें से कुछ में अभी भी लड़ने की हिम्मत बची है, मॉथम भाला उठाता है और सोचता है कि ये शर्म की बात है कि वो सोचते हैं कि वो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पागलों की तरह तेजी से दौड़ते हुए पत्थर गिरने लगते हैं, जबकि मॉथरम जे से कहता है कि वो खुद को ओवर एस्टिमेट ना करे, और भाला उसके शरीर में घोंप देता है, उसके आर पार होते हुए। जैसे ही खून टपकने लगता है, मॉथरम जे का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो अकेला है जो अभी भी हिल सकता है, और बड़ा सा लड़का दर्द में दिखता है। जबकि वो भाला जे के शरीर में घुसा हुआ है और वो काउंटर अटैक नहीं कर सकता, मॉरम केडन की तरफ बढ़ने वाला है, जो भी घायल है, और कहता है कि वो उन्हें एक एक करके आखिरत में भेजेगा। अचानक वो आर्मर वाला आदमी पीछे मुड़ता है, शक महसूस करते हुए, और जे दर्द से कांपते हुए कहता है कि यह भी खत्म नहीं हुआ है और वो उन्हें कभी नहीं हरा सकता, कहते हुए कि उसका बॉस उसकी धुलाई करेगा। तभी वो उससे पूछता है कि उसका बॉस आखिर है कहाँ, और उसी पल कोई आता है और उसे एक लात मारता है कि मॉरम जोर से दीवार में जा टकराता है। आखिरकार अपना बंदा एक धमाके के साथ वापस आ गया है, और सिल्विया उसे उसकी ग्लैमर एबिलिटी के कारण नेस के रूप में पहचानती है। जे के पास जाके रायु से तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि उसमें से वो भाला निकालने में थोड़ा दर्द होगा। ये विश्वास करते हुए कि वो सह सकता है, वो उसे करने के लिए कहता है, और अपना बंदा तुरंत भाला खींच लेता है, जबकि खून इधर उधर फैल जाता है। जे फिर उसे धन्यवाद देता है, और अपना बंदा कहता है कि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस पर एक बार जान बचाने का कर्जदार है, और अब वो फिर से कर्जदार है।
उसकी आंखें झटके से चौड़ी हो जाती हैं। जे को एहसास होता है कि ये उसका बॉस रे है और अपना बंदा उससे इसे एक राज रखने के लिए कहता है। अचानक बड़े पत्थर उनकी तरफ उड़ते हुए आते हैं और रे उन पत्थरों को रोक लेता है जो जे को लगने वाले थे। ऐसा लगता है कि वो कमीना मौथम वापस आ गया है और वो सच में गुस्से में है क्योंकि वो सब बारी बारी से उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। वो राय को धमकी देता है कि वो उनकी गलतियों की कीमत चुकाएगा, लेकिन अपना बंदा फाइटिंग मोड में है और जवाब देता है कि वो आज पहले से ही गुस्से में है, इसलिए वो पिटने के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। खुद को तैयार करते हुए अपना बंदा अपना ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और अपनी आंखों में एक डरावने लुक के साथ उसे चैलेंज करता है कि वो आगे आए। जैसे ही नेस दुश्मन से लड़ता है, सिल्विया उसे उसके लाइटनिंग अटैक से बचने के लिए कहती है और इस बात पर शॉक्ड है कि जे भी, जो उनमें से सबसे स्ट्रांग है, लड़ाई जारी नहीं रख सका और तुरंत हार गया। लेकिन नेस बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अपना बंदा लाइटनिंग अटैक से बचता है, वो खुश है कि उसने इस लड़ाई के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। इस बीच एक नाइट विनफर्ड के पास जाकर बताता है कि एल्डर के मैंशन पर तैनात स्क्वाड्स में से एक पर हमला हुआ है। जब वो हानि के बारे में पूछताछ करता है तो उसे बताया जाता है कि कोई हानि नहीं हुई, लेकिन 50 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए और जो जागे उन्हें याद नहीं था कि क्या हुआ था और वो दुश्मन को नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक अकेला आदमी था। वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं है। अजीब तरह से जो जागे उन्होंने पाया कि वो अब की यूज नहीं कर सकते, जैसे कि उन्हें माना की कमी हो रही हो। ये विनफर्ड को झटका देता है और वो हैरान रह जाता है, सोचता है कि क्या इस सब के पीछे राय हैं। दूसरी तरफ नेस मौथम से लड़ रहा है और इस बात पर राहत महसूस कर रहा है कि उसने उन सभी सोल्जर्स से माना एब्जॉर्ब कर लिया था और ये सच में उसकी मदद कर रहा है, वरना गड़बड़ हो जाती। वो हिसाब लगाता है कि उसे इन हमलों से निपटने के लिए 100 माना पॉइंट्स को की में बदलना होगा और 20 पॉइंट्स ग्लैमर के लिए रखने होंगे, क्योंकि जिस लड़के से वो लड़ रहा है वो काफी स्ट्रांग है। जब वो इन विचारों में व्यस्त है, उसका ओपोनेंट उस पर अपना थंडर अटैक चार्ज करने के लिए तैयार है, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। उसका लाइटनिंग अटैक नेस द्वारा बचा लिया जाता है और जब के उसके मूवमेंट्स को देखता है, उसकी आंखें झटके से खुल जाती हैं। सोचता है कि वो नौजवान कौन है, क्योंकि जो स्टंट उसने अभी किया वो एक स्टेल्थ टेक्निक है जो सिर्फ ब्लैक बेल्ट नाइट्स को सिखाई जाती है। मौथम खुद पर काफी घमंड करता है जब वो सोचता है कि वो ट्रिक्स खेलकर कब तक छुप सकता है। अपना बंदा जानता है कि वो हमलों का सीधा सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और अगर उसे कुछ बार मार पड़ी तो चीजें खराब हो सकती हैं। अचानक उसे बिजली लगती है और उसे आगे रोकने के लिए वो एक आइस एलिमेंट कास्ट करता है। उस पल मौथम को एहसास होता है कि वो मेज है और मेजेस के बीच का फर्क दिखाने का फैसला करता है, जबकि अपने बंदे के पास एक प्लान है और वो एंडलेस वॉइड का इस्तेमाल करता है। आर्मर वाला आदमी पक्का है कि वो इससे बच नहीं पाएगा और अपना हमला चार्ज करता है, जबकि सिल्विया नेस को बुलाती है। लेकिन हमला किसी तरह रिवर्स हो जाता है जब वो उस जगह से भाग जाता है। रे उसकी तरफ कूदता है अपने भाले से उस पर वार करने के लिए, लेकिन वो आर्मर वाला बंदा अटैक को फिर से डॉज कर देता है। जैसे ही बिजली निकलती है, मोथराम उसके भाले की तारीफ करता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छा हथियार है, इसको तो अपने कलेक्शन में शामिल करना बनता है। उस पर अटैक करने में स्ट्रगल करते हुए हमारा लड़का सोचता है कि अगर ये आर्मर वाला ऐसे ही डॉज करता रहा तो वो उसे बिल्कुल भी मार नहीं पाएगा। तभी रे बोलता है कि उसकी वो बड़ी आंख वाली आर्मर काफी कूल है और पूछता है कि क्या वो ट्रेड करना चाहेगा। उसी पल वो आर्मर वाला बंदा फिर से बिजली की रफ्तार से हिलता है, इतनी तेजी से कि रे भी उसे पकड़ नहीं पाता। और तभी हमारे लड़के को समझ आता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई ट्रिक है और वो सोचता है कि इसका इस्तेमाल बिना किसी नुकसान के नहीं हो सकता। जब वो सोच में डूबा होता है, सिल्विया पीछे से चिल्लाकर रे को सतर्क करती है, उसे आने वाले बिजली के अटैक के बारे में बताती है और हमारा लड़का उस खतरनाक पोजीशन से बच निकलता है और बाल बाल बच जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का वही टेक्निक यूज कर रहा है जैसे ब्लैक बेल्ट नाइट्स छुपने के लिए करते हैं, जिसमें वो माहौल के साथ एक हो जाते हैं और एक खास फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो दुश्मन की नज़र से बच निकलते हैं। वो आगे ये भी अनुमान लगाता है कि अगर मोथरैम जादू का इस्तेमाल करता है तो वो भी शायद इसी तरह काम करता होगा और शायद उसे अटैक करने के लिए कोई अंधा स्पॉट मिल जाए। ये जानते हुए कि सिल्विया की सेंसेस उन सब में सबसे तेज हैं, वो सोचता है कि अगर वो बता सके कि आर्मर वाला बंदा कहाँ से आ रहा है तो ये आसान हो जाएगा। इसके साथ वो अपनी ड्रैगन आइज से दुश्मन को देखता है और कोई निशान ढूंढता है जिससे पता चले कि वो कहाँ से अटैक कर रहा है। हमारा लड़का फिर उस तरह से अटैक करने की कोशिश करने का फैसला करता है, जबकि मोथरैम उस पर बिजली के अटैक करता रहता है। एक क्लासिक मूव खेलते हुए रे अपने दुश्मन के अटैक को उल्टा कर देता है और आखिरकार आर्मर वाले बंदे को मार ही देता है।
इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हमारा लड़का उसकी हिलने की शक्ति का पता लगा लेता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि मोरैम अपने शरीर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है। और भले ही ये तेज है पर यह बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे जानवर महसूस कर सकते हैं कि कब बिजली गिरने वाली है, क्योंकि जमीन पर चार्ज अस्थिर हो जाता है, उसी तरह जब भी वो रुकने का फैसला करता है, कमजोर करंट पैदा होते होंगे। गुस्से में आकर आर्मर वाला बंदा गुस्से से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी स्किल उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की, और उस पर रे और सिल्विया से जल्द छुटकारा पाने का दबाव बढ़ जाता है, इससे पहले कि वो उसके रास्ते में रुकावट बने। घबराहट महसूस करते हुए हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि मोथैम का जादू से निपटना काफी मुश्किल है, इसलिए भले ही वो इशारे पकड़ सकता है, लेकिन उस करंट को महसूस करना और इतने कम समय में रिएक्ट करना अभी भी बहुत कठिन है। तभी आर्मर वाला बंदा एक बड़ी बिजली की लड़ी छोड़ता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि उसने उसकी स्किल का राज जान लिया है, और रे को बेखबर पाकर उसकी कमजोरी का पता लगा लेता है। ये समझकर कि वो पकड़ा गया है, हमारे लड़के के पास अब कोई माना नहीं बचा लगता है, और जब वो कमजोर दिखता है सिल्विया उसे आने वाले खतरे का इशारा करती है, लेकिन रे हिल नहीं सकता क्योंकि उसके पैर कमजोर हो जाते हैं, और मोत्सराम इसका फायदा उठाकर उस पर एक शक्तिशाली बिजली का वार करता है और कहता है कि ये चेकमेट है। बिजली का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि वो एरिया तबाह हो जाता है, जबकि हमारा बेचारा लड़का बुरी तरह से दूर जा गिरता है, यहाँ तक कि उसके खून निकलने लगता है। अपने घाव को पकड़कर जेद चिंता से रे के पास दौड़ता है और उसे उठा लेता है। हमारा लड़का अपनी ताकत खो चुका लगता है और महसूस करता है कि वो उसके अटैक्स को रोक नहीं सकता, भले ही वो 100 पॉइंट्स माना को ची की तरह इस्तेमाल करे। उसे इतने खतरनाक अटैक के बाद भी खड़ा देखकर अंदर ही अंदर मोथरैम सोचता है कि वो लड़का एक कनावर है, और हैरान होता है कि ये नौजवान कौन है, क्योंकि उसने अवान में ऐसे किसी के बारे में कभी नहीं सुना था। उसके बाद जे राय को समझाता है कि वो आर्मर वाले से इतनी देर से लड़ रहे हैं और उसकी आर्मर पर एक खरोंच तक नहीं ला पाए हैं। इसका मतलब है कि उनकी क्षमताओं में बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये चलता रहा तो वो सब मर सकते हैं। तभी हमारा लड़का जे से मदद मांगता है और उससे अपनी ताकत उधार देने की विनती करता है, जबकि जे बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है और कहता है कि वो उसके लिए मर भी सकता है। इस बीच राय उस बड़े लड़के का माना अब्जॉर्ब कर लेता है और मोरैम परेशान हो जाता है कि इतनी शांति क्यों है, और सोचता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो हमारे लड़के पर अचानक हमला करके उसे हैरान कर देता है। खुशकिस्मती से रे सबसे स्ट्रांग लड़के की पावर अब्जॉर्ब करके अपनी ताकत वापस पा लेता है और जे को आराम करने के लिए कहता है, जबकि वो बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। रे को ची के साथ उभरते देख आर्मर वाला बंदा विश्वास नहीं कर पाता जब वो देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देखते हुए कि लड़के का ची एक पल में कई गुना बढ़ गया है और उसके अंदर आग जलने लगती है, हमारा लड़का बहुत ज्यादा ची से चार्ज हो जाता है और वो तेजी से आर्मर वाले बंदे का सामना करता है, उस पर रोशनी की गति से कई हमले करता है। उसे इतनी शिद्दत से हमला करते देख सिल्विया को उस पर गर्व महसूस होता है, जबकि उसका भाई माश ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी हिल सकता है, और केडन पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहता है, सोचता है कि उसकी मौजूदा शक्ति से वो एक एल्डर को टक्कर दे सकता है। उसके बाद मोत्सराम मानता है कि ये लड़का वाकई कुछ है, और उसे गुस्सा आता है क्योंकि चीजें उग्र होने लगती हैं। अनंत शून्य की स्किल का इस्तेमाल करके हमारा लड़का बिजली को उस पर गिरने से रोकता है। आर्मर वाला बंदा एक बड़ा बिजली का हमला चार्ज करता है जो इतना घातक होता है कि किसी को भी राख में बदल दे, पर हमारा लड़का डटा रहता है और अपने आप को ची से बचाता है, जबकि बिजली उस पर गिरती है और सिल्विया और जे चिंता से चिल्लाते हैं, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। जैसे ही धूल साफ होती है राय बिल्कुल ठीक दिखता है, हैरान कि बच्चा इतनी देर तक आखिरकार कैसे टिक पाया। मोथराम के पास अब कोई चारा नहीं बचता और वो अपना आखिरी हमला इस्तेमाल करने का फैसला करता है, क्योंकि कोई भी एल्डर सामने आने को तैयार नहीं है, इसलिए वो इस शक्ति का इस्तेमाल रे पर करने का फैसला करता है। इस दौरान इतनी बड़ी मात्रा में ची उधार लेने के बाद ये उसके शरीर पर बोझ डालने लगता है और रे इसे जल्दी से खत्म करने की प्लानिंग करता है। उसी पल आर्मर वाले बंदे को कोई कांटेक्ट करके रोकता है और उसे सूचित करता है कि उन्होंने उसके आदेश के अनुसार रास्ता ढूंढ लिया है। मोथराम फिर उन्हें उनकी आम जगह पर मिलने के लिए कहता है और जाते जाते वो रे को नेस कहकर बुलाता है और कहता है कि वो उसे याद रखेगा। वो खुलासा करता है कि आज से उस पर डार्क गिल्ड की तरफ से इनाम रखा जाएगा, जबकि रे तंज कसते हुए पूछता है कि क्या उसे सम्मानित होना चाहिए और कहता है कि दाम थोड़ा और बढ़ा दो। इसके साथ मोथराम उसे अलविदा कहता है और उसे अपने बचे हुए शांति के दिनों का आनंद लेने के लिए कहता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। जब आर्मर वाला बंदा चला जाता है सभी राहत की सांस लेते हैं और सिल्विया को एहसास होता है कि वो चला गया है। इसके बाद रे, जो पूरी तरह से थक चुका है, राहत की सांस लेता है, सोचता है कि शुक्र है वो पीछे हट गया और उसका शरीर लगभग अपनी सीमा पर था।
वो फिर जे को इस जगह से चलने के लिए कहता है और बड़ा लड़का उसे सहारा देकर वहां से निकलने में मदद करता है। सिल्विया अभी भी संदेह में लगती है और सोचती है कि क्या ये सच में खत्म हो गया है। इस दौरान गैरी और मंक आखिरकार होश में आते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि वो अभी भी जिंदा है। तभी मार्श, जो भी अपनी शक्ति खो चुका है, उठता है और अपनी बहन से पूछता है कि वो नौजवान कहाँ गया, और मार्श को बताता है कि वो अभी हिल नहीं सकता। सिल्विया पकड़ती है और जैसे ही हवा उसके बालों से टकराती है, वो जवाब देती है कि नेस्ट पिछले बार की तरह ही गायब हो गया। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी झलक के साथ उसे लगता है कि वो उसे किसी न किसी तरह दोबारा मिलेगी, और एक प्यारी सी मुस्कान देती है। फिर हमें बताया जाता है कि मौथम के पीछे हटने के बाद डार्क गिल्ड के विद्रोहियों का अचानक अंत हो गया। बाद में नाइट्स बचे हुए विद्रोहियों को खत्म करने और एवन पर फिर से कब्जा करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा घायलों को तुरंत मेडिक्स ने देखा। फिर भी उस दिन लगभग 30 स्टूडेंट्स मारे गए। उनमें से एक इयन था, वो लाल बालों वाला साथी जो गंभीर रूप से घायल था। बचे हुए स्टूडेंट्स में से लगभग आधे इतने गंभीर रूप से घायल थे कि वो कभी भी नाइट्स नहीं बन पाएंगे। ये जितना भी दुखदायक लगे, उस दिन के बाद एकेडमी पर एक उदासी का माहौल छा गया, क्योंकि सभी डर और चिंता में जीने लगे, ये चिंता करते हुए कि अगला निशाना उनका होगा। इन सभी ट्रॉमेटिक और दुखदायक पलों को याद करते हुए री को पछतावा होता है कि काश उस दिन मदद थोड़ी जल्दी आ गई होती, और अगर सर के और विनफर्ड ने उसे बीच में आने से न रोका होता, और अगर इयन के बाल लाल न होते, तो ये सब कुछ न हुआ होता। इन संभावनाओं पर सोचते हुए वो इस अनिवार्य को टाल नहीं सकता था, जो आखिरकार होना ही था। तभी वो अपने विचारों से बाहर निकलता है और महसूस करता है कि ये इयन की वजह से नहीं था। अपनी आंखों में दर्द की एक झलक के साथ हमारा लड़का दृढ़ निश्चय करता है और सोचता है कि अगर दुनिया और एकेडमी टेढ़ी है, तो वो इसे जरूर बदलेगा। उसी पल उसे अपने ड्रैगन सिस्टम से 7 क्षमताएं मिलती हैं, जब उसने आर्मर वाले बंदे से लड़कर अपनी जान जोखिम में डाली थी, और एक नई क्षमता जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं पर ध्यान देता है। कॉन्ट्रैक्ट को चेक करते हुए उसे एहसास होता है कि अब अपनी टीम बनाने का समय आ गया है, और उसकी टीम में शामिल होने वाला पहला शख्स जे ग्री है, जैसा कि उम्मीद थी, जो हमेशा की तरह उत्साहित है और अंदाजा लगाता है कि बॉस कुछ ऑसम प्लान कर रहा है। हमारा लड़का फिर जे को बताता है कि 2 और लोग उसके साथ जुड़ेंगे, इसलिए वो उनका इंतजार करता है, और बड़े लड़के से अपने नेस्ट लुक को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो ही एक है जो इसके बारे में जानता है। जे उसे विश्वास दिलाता है कि वो इस राज को अपनी कब्र तक ले जाएगा, जबकि हमारा लड़का राहत महसूस करता है कि उसके पास जे जैसा लड़का है, क्योंकि वो जो भी कहता है वो करता है, याद करते हुए कि उसने जियो से भी बिना हिचकिचाहट से निपट लिया था। री को विश्वास है कि वो आगे भी वफादार रहेगा। खैर, दूसरे 2 लोग जुड़वा भाई स्लॉथ और बैजर लगते हैं। उनमें से एक इस बात से परेशान लगता है कि कैसे एकेडमी ने सब कुछ उन पर डाल दिया, सिर्फ उनके लाल बालों की वजह से, और विरोध करता है कि वो यहाँ पीड़ित हैं। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया भी था, और सवाल करता है कि उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तभी रे इन दोनों को आमंत्रित करने का अपना मकसद बताता और कहता है कि उसे भी भेदभाव पसंद नहीं है, इसलिए वो एक ऐसी टीम में शामिल हो रहा है जो इस दुनिया को बदलना चाहती है, ये उम्मीद करते हुए कि जुड़वा भाई भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, अगर उनके विचार भी ऐसे ही हैं। हमेशा की तरह उत्साहित जे उसे टीम में शामिल करने के लिए कहता है, जबकि बैजर कहता है कि उसने हमेशा सोचा था कि रे एक अकेला भेड़िया है, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो दूसरों के साथ काम करेगा। इस सच को छिपाते हुए रे खुलासा करता है कि टीम का लीडर नेस है, इसलिए वो उसकी टीम में शामिल हो रहा है, क्योंकि वो उसके आदर्शों से सहमत है और विश्वास करता है कि डार्क गिल्ड जल्द या देर से वापस आएगी। वो आगे कहता है कि अगर वो नेस की टीम में शामिल होते हैं, तो वे उस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे जो वे शेयर करते हैं, और एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। तभी जे को समझ आता है कि ये बॉस की टीम है, और सोचता है कि ये तो कमाल है। नाम सुनकर बैजर अनुमान लगाता है कि नेस वही आदमी है जिसने मोथरम से लड़ा और उसे भगा दिया, और कहता है कि अगर वो लोगों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुला रहा है और उनके साथ यानी रेड हेयर्स के साथ भेदभाव करता नहीं लगता, तो ये एक अच्छा आइडिया है। जबकि बैजर अपने भाई स्लॉथ की राय पूछता है, स्लॉथ को ये आइडिया ठीक लगता है, और रे उन्हें याद दिलाता है कि अगर वो उन्हें धोखा देते हैं तो उन्हें मरना पड़ेगा, और पूछता है कि क्या वो इसे स्वीकार करते हैं। हमेशा की तरह वफादार रहते हुए जे उससे सहमत हो जाता है, और बैजर उसे विश्वास दिलाता है कि वो कभी अपने साथियों को धोखा नहीं देगा। वैसे भी जे और रे सहमत हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हमारा लड़का सबको टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है, और उन्हें अपनी हथेलियां जादुई सर्कल पर रखने के लिए कहता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है।
जैसे ही वो अपने हाथ जादुई सर्कल पर रखते हैं, उन्हें एक सरसराहट महसूस होती है और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उनके हाथों पर एक ड्रैगन का टैटू छप जाता है। तभी वी बताता है कि ये उनके संगठन का प्रतीक है और उन्हें क्रिम्सन विंग्स के नाम से जाना जाएगा, जो अपने आप में एक धमाकेदार नाम है। नाम और सब चीज़ों से ठीक होते हुए बैजर री से पूछता है कि उसने सिर्फ उन्हें क्यों बुलाया और कायल को क्यों नहीं, जो वो भी एक रेड हेयर है। हमारा लड़का फिर साफ करता है कि कायल बहुत बातूनी है, इसलिए उन्हें अभी के लिए गुप्त रहने की ज़रूरत है, इसलिए उसे पूछने को थोड़ा टाल दिया। ये देखते हुए कि ये सच है, बैजर कहता है कि वो गैरी पर भरोसा कर सकते हैं, तो उसने उसे टीम में क्यों नहीं बुलाया, जबकि स्लॉथ मानता है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। गैरी के बारे में सोचते हुए रे सोचता है कि वो जब से उसे पता चला है कि टूर्नामेंट स्थगित हो रहा है, तब से वो उदास है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो एमी की मौत की जांच नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गैरी पर भरोसा नहीं करता, उसे डर है कि अगर उसके पास ये शक्ति आ गई तो वो एमी का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, और जानता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। एक हफ्ते बाद एकेडमी में सब कुछ काफ़ी आराम से चल रहा था। इस दौरान गैरी रे के पास आता है और उसे प्रैक्टिस के बाद लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहता है। लाइब्रेरी जाकर हमारे लड़के को अजीब लगता है कि गैरी ने उसे लाइब्रेरी में बुलाया है और उससे पूछता है कि क्या वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी गैरी बताता है कि उसे हाल ही में फिर से सपने आ रहे हैं और उसे अपने सपनों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हैरान होकर रे पूछता है कि क्या उसे याद है कि आवाज़ों ने क्या कहा, लेकिन गैरी हाथ में एक किताब पकड़े कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसे याद है कि वो आवाज़ों का पीछा कर रहा था। वो हर रात अंधेरे में अनंत चलता था। आवाज़ों के मार्गदर्शन में वो एक रोशनी से भरी जगह पर पहुंचा और बताता है कि ये एक अद्भुत एहसास था, कोमल और शक्तिशाली। और फिर उसने रोशनी से शक्ति के लिए प्रार्थना की और उसने उससे वादा किया। गैरी फिर इसी सारांश में बताता है कि वो अपने सपनों में एक देवी से मिला और उसे ड्रैगन नाइट्स जर्नी नाम की किताब दिखाता है। इसके साथ गैरी बताता है कि उसने कहानियां सुनी है कि कैसे एकेडमी के 5 ड्रैगन नाइट्स को जागृत होने से पहले एक देवी मिली थी, वहीं से उन्हें अपनी शक्ति मिली थी। जैसे ही गैरी का चेहरा उत्साह की मुस्कान से खिल उठता है, उसे कुछ समझ आता है और वो रे को उन घटनाओं का रिकॉर्ड दिखाता है जिससे ड्रैगन नाइट्स की जागृति हुई, दिखाते हुए कि लगभग हर किसी ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। फिर हमें पता चलता है कि एक ड्रैगन नाइट अपना अनुभव बताता है, खुलासा करते हुए कि लगातार कुछ रातों तक उसने अंधेरे से उन्हें बुलाने वाली आवाज़ें सुनी। उनके मार्गदर्शन में वो स्रोत तक पहुंचता है और आखिरकार देवी से मिलता है, जिसने उसके दिल की बुराइयों को दूर किया और उसे शक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर उसने उसे भविष्य भी दिखाया और साथ ही उसमें उसकी भूमिका भी। इसे पढ़ने के बाद गैरी कहता है कि वो लाल दरवाजे के पीछे वाले डंजन की बात कर रहा है। साथ ही सब कहते हैं कि रोलैंड में एक देवी है और वो शायद एवियन के नीचे छिपी हो सकती है। ये सुनकर रे चक्कर खा जाता है जब उसे याद आता है कि एंडर किसी चीज की रक्षा करने की बात कर रहा था, जबकि गैरी खुशी से उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे देवी को ढूंढने और शक्ति का आशीर्वाद पाने की उम्मीद की किरण दिखाई देती है। रे सोचता है कि ये काफी संदिग्ध है। एंडा की बात से अंदाजा लगाते हुए अकेडमी के नीचे कुछ जरूरी चीज छिपी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज जिसे बचाने के लिए वो स्टूडेंट्स को भी कुर्बान कर देंगे, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सच में गैरी के अनुमान की तरह दिव्य से संबंधित है। उसके बाद हमारा लड़का उसे उस एरिया में बढ़ी हुई सुरक्षा के बारे में बताता है जहां डंजन है, और जानता है कि अंदर जाना आसान नहीं होगा। फिर भी गैरी राय को कुछ बताना भूल गया लगता है और कहता है कि मॉली कुछ दिन पहले उससे मिलने आई थी और उसने कहा कि उसे हाल ही में बहुत सारे अजीब सपने आ रहे हैं जो उसकी स्थिति से काफी मिलते जुलते थे। लेकिन उसके सपने में अलग ये था कि उसे वहां पहुंचने का रास्ता याद था और अपने सपनों के निशानों का पीछा करने की कोशिश में मौली शहर के बाहर एक रास्ते पर पहुंची जो जमीन के नीचे जाता है। उत्सुक होकर राय पूछता है कि क्या वो देवी से मिली, लेकिन गैरी जवाब देता है कि वो उससे नहीं मिली। ये बिल्कुल जेल वाली बार की तरह था। गैरी आगे बताता है कि मौली ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि उसे दरवाजों ने रोक दिया जिन्हें वो खोल नहीं सकती थी। ये कहते हुए कि वो बेवकूफ़ नहीं है, ब्लॉन्ड लड़का उसके कंधों को मजबूती से पकड़ता है और कहता है कि इसलिए रे यहाँ है क्योंकि उसने ही उस वक्त दरवाजे खोले थे। बेचैनी से गैरी उससे मदद मांगता है और कहता है कि उसे उसके साथ आना होगा। दबाव महसूस करते हुए अंदर ही अंदर रे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो चिंतित है जब वो सोचता है कि वो एक मोनार्क रैंक्ड मॉन्स्टर से भाग सकते हैं क्योंकि वो अब ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन वो उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते और ये उनके सोचने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मन में परेशान हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि अगर देवी सच में एवरी में है तो उसके दिमाग में उसके लिए सवालों की बाढ़ आ गई है। उसके पुनर्जन्म के बारे में,
भविष्यवाणी के बारे में, डार्क नाइट्स के बारे में, उसके पिता के बारे में और एमी के बारे में। गैरी के साथ जाने को तैयार राय जोर देकर कहता है कि उन्हें तैयार रहना होगा, और इससे पहले कि हमारा लड़का अपना वाक्य पूरा कर पाता, ब्लॉन्ड लड़का उसे धन्यवाद देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे मॉली से मिलवाने ले जाता है। डॉम पहुंचकर गैरी मॉली पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंक को इस बारे में बताने पर रजामंदी की थी, और पूछता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। मॉली सफाई देती है कि उसने सिर्फ मंक को बताया था, और गैरी गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है कि वो काइल की तरह इतना बातूनी कब बन गया। जबकि काइल उसे दोस्ती में मारपीट बंद करने के लिए कहता है, मंक अपने आप को साफ करता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सका, और कबूल करता है कि मार्था ने उसे बताया था कि प्रेमियों को कोई राज नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर रे और गैरी हैरान हो जाते हैं जब उन्हें कपल होने के बारे में पता चलता है, जबकि डैन का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि मंक इसे ऐसे ही मान लेगा। उसके बाद सिल्विया बोलती है और कहती है कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं और इसे राज रखने का वादा करती है, उन्हें अपने साथ ले जाने पर जोर देती है। वो आगे कहती है कि अकेडमी में यहाँ चीज़ें अजीब हो गई हैं, और अचानक उसके चेहरे पर दर्द झलकता है जब वो कबूल करती है कि वो और दोस्त नहीं खोना चाहती। अचानक रे उन सबको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि बाहर कोई है। चुपके से दरवाजे के पास जाकर हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि उनका पीछा किया गया है, सोचते हुए कि क्या ये डार्क गिल्ड के गुंडे अभी भी शहर में हैं। इसे झटक कर वो तुरंत दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है, सोचते हुए कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी। मंक को भी कोई नहीं दिखता, अनुमान लगाते हुए कि ये कोई जानवर या कुछ और हो सकता है। हमारा लड़का फिर सबको चेतावनी देता है कि हाल ही में अकेडमी के आसपास माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए और अंदर जाकर मौली की बात सुननी चाहिए ताकि वो एक सही प्लान बना सकें। सीन हमें अकेडमी ले आता है जहां भारी बारिश हो रही है, जबकि शहर बारिश में भीगा हुआ है। नाइट्स बड़े दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं जब अचानक एक लाल बालों वाला लड़का जो बैजर निकलता है, मदद मांगने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। घबराकर लाल बालों वाला लड़का मदद के लिए चिल्लाता है और नाइट्स के पास पहुंचता है। चेहरे पर डर के साथ बैजर उनसे अपने भाई को एक कनावार से बचाने की भीख मांगता है और दूसरी तरफ इशारा करता है जहां उसका भाई एक भेड़िया कनावार जो नॉर है, रे का बुलाया हुआ जानवर द्वारा हमला किया जा रहा है। नाइट्स नॉर को उसके भाई पर हमला करते देखकर डर जाते हैं। उनमें से एक बैजर को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जबकि वो किसी को उठाए हुए हैं और अपने साथी नाइट्स को सेंट्रीज को सूचित करने का आदेश देता है और उन्हें उस कनावार को रोकने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे घेर सकें। जैसे ही नाइट्स भेड़िया कनावारों से निपटने के लिए दौड़ते हैं, रे और दूसरी झाड़ियों में छिपे हुए नाइट्स के थोड़ा आगे जाने का इंतजार करते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए रे और जय पुल का दरवाजा खोलते हैं जब वो जंजीरों को खींच रहे होते हैं। इस दौरान वो सभी चुपके से दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं और हमारा लड़का जय को पुल को वापस खींचने और दरवाजे बंद करने का निर्देश देता है। उसे कहता है कि अगर कुछ भी हो तो तुरंत उससे कांटेक्ट करे। जय अपने बॉस की हर बात पर हाँ में सिर हिलाता है, जबकि रे अंदर दूसरों के साथ शामिल हो जाता है और गैरी को ट्विंस को बुलाने का कारण समझ आता है, जो नाइट्स को भटकाने के लिए था, जो आराम से पूरा हो गया। उसके बाद रे मॉली को रास्ता दिखाने के लिए कहता है और चलते हुए वो बताती है कि प्रवेश द्वार पहाड़ के नीचे है, जिसका मतलब है कि ये कुछ दूर है। सबको साथ रहने के लिए कहती है। जबकि बारिश हो रही है, मंक को लगता है कि ठंड बढ़ रही है और मार्था से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसका वो विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है। लेकिन डैन को समस्या लगती है और कहता है कि वो ठीक नहीं है, इन दोनों के साथ तीसरा पहिया बनकर थक गया हूँ। अचानक उनका रास्ता बर्फ जैसी चीज से रुक जाता है, लेकिन मार्था आने वाले खतरे को महसूस करती है जब वो अपना तीर निशाने पर लगाती है। कहती है कि बर्फ हिलती नहीं। ये बहुत सारे आइस गोलन्स लगते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और सलीवा चिल्लाती है कि उनके पास कुछ अनचाहे मेहमान आ गए हैं। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब जंगली खरगोश भी जंगल से बाहर निकल आते हैं और सलीवा उन्हें देखकर घिन महसूस करती है। आइस कोलम से लड़ते हुए रे सोचता है कि इन जंगलों में बहुत सारे कनावार हैं, लेकिन ये सोचना कि मौली अकेले उन सब से गुजरी, उसे संदेह होता है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। जबकि डैन रैबिट से निपटता है और एक इंटरमीडिएट ग्रेड क्रिस्टल पाकर खुश होता है। कायल हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो इतना लकी कैसे हो गया, क्योंकि उसे दोनों कनावारों को मारने के बाद एक भी क्रिस्टल नहीं मिला। दूसरी तरफ हमारा लड़का गर्व से अपने ड्रैगन सिस्टम को देखता है और अनुमान लगाता है कि वो इंटरमीडिएट क्रिस्टल्स के लिए 79 पॉइंट्स पर है, जिसका मतलब है कि वो लेवल अप के करीब है। उसके बाद मौली सबको चलने के लिए कहती है अगर वो सब हो गए हैं। उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें सुबह से पहले वापस आना है।
कुछ पल बाद वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, जिससे एक अजीब सी ऑरा निकलती है। इस दौरान हमारा लड़का गुफा के अंदर से एक आवाज सुनता है और गैरी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। अंदर चलते हुए उनके कदमों की आवाज गूंजती है और मॉली कहती है कि वो यहाँ है और आगे कहती है कि पिछली बार मैं यहीं तक पहुंची थी। उन्हें एक बड़े ऊंचे दरवाजे ने रोक दिया है और डैन हैरान है, सोचते हुए कि उन्होंने ये कब बनाया और क्या वो इसे खोलने में सक्षम है। रे को देखते हुए गैरी उस पर भरोसा करता है कि वो पिछली बार की तरह दरवाजा खोल देगा और हमारा लड़का अपना हाथ विशाल दरवाजे पर रखता है। जब ड्रैगन सिस्टम प्रकट होता है, उससे पूछता है कि क्या वो दरवाजा खोलेगा या नहीं। हाँ चुनते हुए बड़ा दरवाजा जादू की तरह चरमराहट के साथ खुल जाता है, सबको हैरान कर देता है। उत्सुक होकर डान सवाल करता है कि वो सिर्फ एक स्पर्श से इसे कैसे खोल सकता है, और काइल जो बातोनी है कहता है कि रे शायद भविष्यवाणी का बच्चा है। ये सुनकर सिल्विया काइल से पूछती है कि वो किस भविष्य की बात कर रहा है, और लाल बालों वाला बेवकूफ उसे सब कुछ बताने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन रे सही समय पर बीच में आता है और काइल को कहता है कि बस बहुत हुआ। जबकि बातूनी शर्मिंदगी से अपना मुंह बंद कर लेता है, हमारा लड़का कहता है कि काइल की मत सुनो क्योंकि उसे सिर्फ हीरो कॉम्प्लेक्स है। इस दौरान रे को इस बातूनी को अपने साथ लाने पर पछतावा हो रहा है। हमारा लड़का फिर दरवाजा खोलता है। अंदर ही अंदर सिल्विया को लगता है कि वो रे से दूर होती जा रही हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है, जब उन्हें एक अंतहीन सीढ़ियों का स्वागत मिलता है। सीढ़ियां उतरते हुए मंक रास्ते के बारे में अनजान है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये उन्हें कहाँ ले जाएगा, और सोचता है कि क्या वो स्कूल के नीचे पहुंचेंगे। जबकि मॉली सोचती है कि ये संभव लगता है। काइल उत्सुकता से पूछता है कि देवी कैसी दिखती है, और सबसे पूछता है कि जब वो उससे मिलेंगे तो वो उससे क्या पूछेंगे। मार्था बताती है कि वो देवी को कोमल और सुंदर कल्पना करती है, और काश वो भी वैसी हो सकती। ये सुनकर डैंग तंज कसते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो देवी ही है, और अपने बयान को सही ठहराते हुए कहता है कि भगवान ने न सिर्फ महाद्वीप की रक्षा की और जादूगरों का नाश किया, बल्कि नाइट्स को शक्ति भी दी। जिससे उसे सवाल उठता है कि एक शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान हस्ती एक लड़की कैसे हो सकती है। बहस करते हुए मार्था एक मजबूत जवाब देती है जो डैन के पुरुष अहंकार को नष्ट कर देता है। जवाब देती है कि उसने सिल्विया के खिलाफ कभी कोई लड़ाई नहीं जीती, भले ही वो इतना बड़ा मजबूत आदमी है। जबकि डैन गुस्से में है, सिल्विया उन्हें रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो लगभग एग्जिट पर हैं। सीढ़ियां उतरते हुए वो आखिरकार महल जैसी जगह पर पहुंचते हैं, और वो हैरान है, सोचते हुए कि क्या ये जगह पूरे समय जमीन के नीचे थी। एक और दरवाजे से घुसते हुए उनके मन में उस भयानक जगह और वो किस चीज से बनी है के बारे में सवालों की बाढ़ आ जाती है। ये अनुमान लगाते हुए कि ये एक कैथीड्रल है, रे की नजर बीच में एक जादूगर की मूर्ति पर पड़ती है और उसे लगता है कि उसने इस व्यक्ति को पहले देखा है। दूसरा रास्ता ढूंढते हुए मॉली और डैन को कोई और निकास नहीं मिलता, जबकि मंक सोचता है कि ये एक बंद गली है। तभी सिल्विया रे की नजर को मूर्ति पर टिका हुआ देखती है और एक मजाक करती है, कहती है कि वो सुंदर है लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति है। हमारा लड़का फिर सिल्विया से पूछता है कि क्या वो जानती है कि ये कौन है, और वो अनुमान लगाती है कि ये देवी है। गहराई से सोचते हुए रे अनुमान लगाता है कि ये अजीब है क्योंकि उसने उसे पहले जरूर देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। कुछ पल बाद मार्था सबको सूचित करती है कि मूर्ति के नीचे खोखला है, और गैरी अनुमान लगाता है कि ये एक गुप्त रास्ता हो सकता है। जबकि डैन मूर्ति को धक्का देकर देखने का फैसला करता है। वो हैरान रह जाता है कि वो चीज कितनी भारी है, और दूसरों से मदद मांगता है। काइल और गैरी मदद के लिए झुकते हैं और मूर्ति को धक्का देते हैं, लेकिन ये 1 इंच भी नहीं हिलती। उसी पल एक हैरान करने वाली घटना में रे अपना हाथ मूर्ति पर रखता है, और जब ड्रैगन सिस्टम उससे पूछता है कि वो दरवाजा खोले या नहीं, तो वो बेहोश हो जाता है। हमारे लड़के को पता है कि ऐसा होने वाला था, और इसके साथ गुप्त रास्ता खुल जाता है। रास्ते में प्रवेश करते हुए सभी ये देखकर हैरान है कि ये जगह कितनी सुंदर है, जबकि मंक उत्साहित है कि वो सच में देवी से मिलने जा रहे हैं। चमकदार दीवारों से घिरे हुए सिल्विया हैरानी से पूछती है कि क्या वो दीवारों में जड़े हुए जादुई क्रिस्टल हैं। तभी गैरी ऊपर देखता है और आगे एक बड़ा चमकदार क्रिस्टल रोशनी फैलाता हुआ देखता है। तभी उन्हें समझ आता है और एहसास होता है कि ये भगवान है। जैसे ही विशाल क्रिस्टल से चौंधिया देने वाली रोशनी निकलती है, वो सब विश्वास करते हैं कि ये भगवान है। जबकि डैन ने ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी, थोड़ा निराश महसूस करते हुए, क्योंकि वो ये भी नहीं बता सकता कि ये लड़का है या लड़की। मार्था डैन पर चिल्लाती है, उसे भगवान का अपमान करने के लिए डांटती है। मंक आखिरकार विश्वास करता है कि ये सच में एवरी के नीचे था, जबकि गैरी हैरानी से देखता रहता है, महसूस करता है कि ये सब सच था। अचानक उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है। जब वो हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं, इधर उधर होते हैं। उनके अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है, जब वो अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने भगवान को गुस्सा दिला दिया है, और काइल इसका दोष डैन पर डालता है कि उसने बेकार की बातें की, और बेचारा डैन माफी मांगता है। सिर्फ रे अपनी जगह पर खड़ा रहता है, और जब वो शक्तिशाली धक्के का सामना कर रहा होता है, तो वो भगवान की शक्ति देखता है और उसे लगता है कि उसकी ची उससे खींची जा रही है।
उसी पल ऐसा लगता है कि रे की ची उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है और उसे एहसास होता है कि ये संस्था उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये उसे दूसरे लोक में या शायद उसके अवचेतन मन में ले जाती है। हमारा लड़का फिर अपने आप को ये देखने के लिए तैयार करता है कि उसके पास क्या है, और उसका अतीत रूप लाल ड्रैगन के रूप में भी प्रकट होता है। तभी रे दुनिया को उसके सबसे अंधकारमय समय में देखता है। ये अनुमान लगाते हुए कि ये भविष्य है, वो देखता है कि बहुत से लोग शैडो की महामारी से संक्रमित हो गए हैं और दुनिया बर्बाद होती दिखाई देती है। अचानक वो अपने प्रकाशन में मॉली को देखता है, जहां वो भी शैडो से संक्रमित लगती है, और वो खुद को उसके द्वारा पीठ में चाकू घोंपते हुए भी देखता है। एक झटके में रे जमीन पर गिर जाता है और पता चलता है कि उसे असल में चाकू मारा गया है, जबकि गैरी उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस दौरान हमारा लड़का गंभीर दर्द में दिखाई देता है। शैडो के कब्जे में पता चलता है कि मॉली ने सच में रे को चाकू मारा है, और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो बड़बड़ाती है कि ये आखिरकार काम कर गया और अब उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके साथ मॉली आपे से बाहर हो जाती है जब वो हमारे लड़के को एक बार फिर चाकू मारने वाली होती है, लेकिन गैरी सही समय पर प्रकट होता है और उसे अपनी तलवार से बेहोश कर देता है। बाद में रे बहुत सी गूंजती हुई आवाज़ों के बीच जागता है और उसके सभी वाइटल सामान्य सीमा के भीतर हैं और उसका शरीर ठीक होता दिखाई देता है। डॉक्टर खुद ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसने इस प्रकार के न्यूरोटॉक्सिन से बचने वाले किसी को पहले कभी नहीं देखा था। वो मानता है कि ये उसकी वजह से नहीं था। ये लाल बालों वाला बच्चा जानवर की तरह मजबूत है। वो अनुमान लगाता है कि वो जल्द ही जाग जाएगा, और कुछ पल बाद राय चिंता से अपनी आंखें खोलता है, पूछता है कि वो कितनी देर तक बेहोश था और क्या सब ठीक है। हॉस्पिटल के निदेशक उसे सूचित करते हैं कि वो कुछ दिनों से बेहोश था, उसे विश्वास दिलाते हुए कि उसके सभी दोस्त ठीक हैं, सिवाय उस लड़की मॉली के। ये सुनकर हमारे लड़के को एहसास होता है कि ये कोई भ्रम नहीं था और मॉली ने सच में रे को चाकू मारा था। इसके बाद डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि रे और उसके दोस्त बड़ी मुसीबत में हैं, कहते हुए कि उसे वर्जित क्षेत्र में कदम रखने से बेहतर पता होना चाहिए था। जबकि हमारे लड़के को चिंता सता रही है, डॉक्टर आगे खुलासा करता है कि मेन एल्डर ने उसकी सजा पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। उत्सुक होकर रे उसे एल्डर्स के फैसले के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे अभी तक नहीं पता और उसे आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि जो भी आगे होगा वो उसके ठीक होने के बाद ही होगा। जैसे ही डॉक्टर चला जाता है, हमारे लड़के को याद आता है कि वो सच जानने के कितने करीब था, और ये कि भगवान के पास उसे बताने के लिए कुछ था जिसके बारे में वो बहुत निश्चित लगता है, पछताते हुए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगला सीन हमें एल्डर्स की बैठक में ले जाता है, जहां वो इस बात पर चर्चा करते दिखाई देते हैं कि उन्हें शुरू से ही सभी लाल बालों वाले स्टूडेंट्स पर ज्यादा सतर्क और गहरी नजर रखनी चाहिए। विनफर्ड फिर चिल्लाता है कि और ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं कि भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाना चाहिए, और अगर वो चीजों को इसी तरह होने देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये सुनकर एल्डर्स में से एक गिब्बी विनफर्ड को राई का पहाड़ बनाने से रोकने के लिए कहता है, ये स्पष्ट करते हुए कि वो स्टूडेंट्स गार्ड्स को चकमा देकर वर्जित क्षेत्र में घुस गए थे, इसलिए गार्ड्स को स्टूडेंट्स के साथ सजा मिलनी चाहिए। नाइट डेल्बर्ट एल्डर गिब्बी से सहमत लगता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि विनफर्ड की बात में दम है, लेकिन फिर वो समझाता है कि उसका असल मतलब क्या था। बड़बड़ाते हुए वो रेडहेड्स शायद बर्बादी ला सकते हैं, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें फांसी दे देनी चाहिए ताकि वो गंभीर परिणामों से बच सकें। विनफर्ड को ठंड से घूरते हुए गुस्से में विनफर्ड उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, और जोर देकर कहता है कि उन्हें भविष्यवाणी के बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें सजा देनी चाहिए। मुख्य एल्डर फिर उन्हें जोश में न आने के लिए कहता है और उनमें से किसी को भी अपनी भावनाओं पर काम नहीं करना चाहिए। वो फिर सबको याद दिलाता है कि रे शायद भविष्यवाणी का बच्चा है और इसलिए उसने उन सबको यहाँ इकट्ठा किया है। मुख्य आगे समझाता है कि दुनिया संतुलन में लटकी हुई है, इसलिए उन्हें इससे सावधानी से निपटना होगा। तभी एल्डर्स में से एक बोल पड़ता है, हमें बचाने के लिए एक बच्चे की कब जरूरत पड़ी, जबकि दूसरा एल्डर उसे बीच में रोकते हुए याद दिलाता है कि कैसे इन बच्चों ने मोराम से लड़ा था जब वो सिर्फ एक छोटा सा राज छुपाने के लिए छिपे हुए थे, जबकि वो बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। इस दौरान एक एल्डर कहता है कि रे उनके लिए सबसे जरूरी बच्चा है, इसलिए उन्हें उसे अकेडमी में रखना चाहिए, और विनफर्ड बीच में आकर पूछता है कि दूसरे बच्चों का क्या। उसी पल मुख्य एल्डर कहते हैं कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हें अकेडमी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। एकेडमी जजमेंट हॉल में इस कार्य में शामिल सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है और एल्डर घोषणा करते हैं कि उन्होंने वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करके नियमों के उल्लंघन पर चर्चा की है और निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकट करते हैं। मुख्य एल्डर रे टैलन को बुलाते हैं, कहते हुए कि उसे प्रोबेशन की सजा दी जाएगी, लेकिन बाकी सबके लिए वो उन्हें एवन से निकाल देते हैं। ये सुनकर बच्चे हक्के भक्के रह जाते हैं और तुरंत अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। एल्डर्स को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अकेडमी की रक्षा के लिए लड़ा है और ये बिल्कुल अनुचित है। सिल्विया भी अपने बचाव में आती है। वो साफ करती है कि अगर अकेडमी इस फैसले पर अडिग रहती है तो हट परिवार इस फैसले के खिलाफ खड़ा होगा।
तभी एल्डर वॉन उसके पक्ष में आते हैं और मुख्य को समझाने की कोशिश करते हैं कि हार्ट परिवार बहुत प्रभावशाली है। ऊपर से ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उन्हें विद्रोहियों के खिलाफ बचाव में मदद की थी, सिर्फ बेकार की बातें करने के लिए अपनी नाक घुसाते हुए। एल्डर गिब्बी टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि जिस जगह उन्होंने कदम रखा वो सख्ती से वर्जित है, स्पष्ट करते हुए कि सिर्फ एल्डर्स को प्रवेश का अधिकार है और कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी परिवार से हो। एक दुष्ट नजर से गिब्बी रे को निशाना बनाता है और जोश से उसका अपमान करता है, बड़बड़ाते हुए कि किसी खास को कुछ विशेष सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि हर कोई संभवतः भविष्यवाणी का रेड हेड नहीं हो सकता, रे को उसके दोस्तों के सामने एक्सपोज करते हुए। ये सुनकर रे की आंखें गुस्से से भड़क उठती हैं, जब उसका शरीर गुस्से से जलता है, अपनी मुट्ठी भींचता है जैसे कि वो गिब्बी को किसी भी पल पीट देगा। इससे पहले कि पल गंभीर हो, एल्डर वॉन बीच में आते हैं और सहमत होते हैं कि नियम का पालन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। एल्डर गिब्बी की हर बात से सहमत होते हुए नीचे उतरते हुए एल्डर वॉन स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि कैसे गिब्बी ने कहा कि सिर्फ एल्डर्स ही विशेष अनुमति के बिना वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। तभी वॉन एक यूनो रिवर्स मारता है और एक दिमाग हिला देने वाला प्लॉट ट्विस्ट होता है, जब वो एक एल्डर के रूप में अपने पद को त्यागने और इसे नौजवान गैरी ब्लू ब्लड को सौंपने की घोषणा करते हैं, जबकि डेल्बर्ट और दूसरे हक्के भक्के रह जाते हैं और सख्त विरोध करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्लॉन्ड लड़के को एक किस्मत का झटका या किस्मत का मोड़ मिलता है और अब उसे एल्डर गैरी के नाम से जाना जाएगा। गिब्बी सोचता है कि वैन कुछ बच्चों को बचाने के लिए पागल हो गया है और दूसरे एल्डर्स भी वही सोचते हैं, इसे पागलपन कहते हैं। एक एल्डर कहता है कि एल्डर्स एकेडमी के रहस्यों को इस कारण रखते हैं, ये एक ऐसा पद नहीं है जिसे इतनी आसानी से दिया जा सकता है। तभी मुख्य एल्डर वॉन के साथ सहमत होते हैं और वो दृढ़ रहते हैं, कहते हुए कि नियमों के अनुसार अगर कोई भी एल्डर अपना पद अकेडमी में किसी को सौंपना चाहता है तो उन्हें सिर्फ मास्टर नाइट्स की मंजूरी की जरूरत है। मैन फिर गैरी का नाम पूछता है और घोषणा करता है कि वो एल्डर का पद गैरी ब्लू ब्लड को सौंपेगा, मास्टर नाइट्स से अपना फैसला सुनाने के लिए। आंखों में गुस्से की आग लिए डेल्बर्ट गुस्से से फटने वाला लगता है और साफ साफ कहता है कि ये बेहुदा है, और आगे कहता है भले ही ये एक एल्डर की इच्छा हो, कोई भी इसे सहमत नहीं होगा। लेकिन विनफर्ड उसकी बात काटता है और एल्डर वॉन के फैसले को मंजूर करता है, जबकि डेल्बर्ट विनफर्ड से बहस करता है कि वो कैसे एक देहाती किसान को एक एल्डर बनने देता है। सर के आग में घी डालता है और सहमत हो जाता है, एक मौत की नज़र देते हुए। डेल्बर्ट इसे अच्छी तरह से नहीं लेता। तभी महिला मुख्य नाइट इसे मंजूर करने से इनकार कर देती है, ये साबित करते हुए कि एक एल्डर बनना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर वो मनमानी से फैसला कर सकता है। वॉन से माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। फिर डेल्बर्ट आखिरी मास्टर नाइट बर्नार्ड से पूछता है, उम्मीद करता है कि वो असहमत होगा, लेकिन फिर विनफोर्ड उसके पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि इन बच्चों ने हमारी सबसे अंधेरी घड़ियों में मदद की थी, लड़ाई में उनकी बहुत से दोस्त मारे गए, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। भावुक होकर विनफोर्ड कहता है कि हमें सिर्फ उनका कर्ज चुकाना है। एक तनावपूर्ण पल सामने आता है जब सभी बर्नार्ड के बोलने का इंतजार करते हैं और वो आदमी आखिरकार वैन के फैसले के पक्ष में बोल पड़ता है। डेल्बर्ट फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर घुमाता है, बड़बड़ाते हुए कि ये पूरी तरह से मूर्खता है। उसके बाद मुख्य एल्डर कहते हैं कि क्योंकि वैन ने पद गैरी ब्लू ब्लड को सौंप दिया है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरों को दी जाएगी। तभी गैरी अपना हाथ उठाता है और अपनी एल्डर्स की सीट डैन को सौंप देता है। मास्टर नाइट से पूछता है कि क्या वो सहमत हैं। 3 मास्टर नाइट्स कैडन, विनफर्ड और बर्नार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के इससे सहमत हो जाते हैं, जिसे डेल्बर्ट और महिला नाइट गुस्से से दांत पीसते हैं। अब क्योंकि गैरी ने अपना पद डैन को सौंप दिया है तो मुख्य घोषणा करते हैं कि उसे भी सजा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह डैन अपनी सीट मॉन्क को सौंप देता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक सिल्विया तक नहीं पहुंच जाता। इस दौरान रे के दिमाग में एक संदेह पैदा होता है जब वो एल्डर गिबी को देखता है, सोचते हुए कि वो बूढ़ा आदमी वैन के अपनी सीट सौंपने के बाद शांत क्यों हो गया और बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं किया, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मार्था वुडवर्क के अपनी सीट सिल्विया हार्ट को सौंपने के बाद इस तरह किसी को सजा नहीं मिलती, और क्योंकि चीजें इस तरह से खत्म हुई हैं, मुख्य एल्डर के पास कोई विकल्प नहीं बचता। निष्कर्ष निकलते हुए कि ये सब नियमों के अनुसार है, और इस हास्यास्पद नाटकीय स्थिति को यहाँ खत्म करते हैं। जल्दबाजी में सिल्विया एल्डर की सीट फिर से गैरी को सौंपने वाली होती है। एल्डर वॉन उसे इसी जाने देने के लिए कहता है, ये खुलासा करते हुए कि एक बार जब एक एल्डर की सीट किसी और को सौंप दी जाती है तो वही व्यक्ति इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके द्वारा एल्डर सिल्विया को एवरी एकेडमी के 6 एल्डर्स में से एक के रूप में घोषित करते हैं, और बेचारी लड़की लाल हो जाती है, अचानक लेकिन चौंकाने वाले घटनाक्रम से डर जाती है। डॉम में सभी पहले हुई घटना के बारे में हंगामा करते दिखाई देते हैं, और हो एल्डर वॉब ने ये चुनाव भी बहुत आराम से किया। मार्था डैन से बहस करती है, पूछती है कि क्या वो सहमत नहीं है कि सिल्विया एक एल्डर के लिए बेहतर है, और सोचती है कि वो ठीक रहेगी। लेकिन नैन जवाब देता है कि वो बुढ़े आदमी सिल्विया से 10 गुना बड़े दिखते हैं, और उससे लड़ना जारी रखता है। तभी सिल्विया उन्हें रोकने आती है और मार्था अपनी बात पर अड़ी रहती है, ये साबित करते हुए कि उन सबको निष्कासन से छूट मिल गई थी
और अब जब सिल्विया एक एल्डर है तो चीजें बेहतर दिशा में जा सकती हैं। विरोध करते हुए गैरी बीच में आता है और अपनी राय व्यक्त करता है, कहते हुए कि एक अकेले एल्डर की सीट इतना कुछ नहीं बदलने वाली है। लेकिन वो मानता है कि अगर एल्डर वॉन उनके लिए खड़े नहीं होते तो उन सबको अकेडमी से निकाल दिया गया होता। गैरी फिर उन्हें याद दिलाता है कि कैसे मौली महामारी से संक्रमित थी, विश्वास करते हुए कि अकेडमी में कुछ गड़बड़ है, जिससे उसे ये भी संदेह होता है कि एल्डर्स के बीच प्योर ब्लड गिल्ड या डार्क ब्लड गिल्ड के सदस्य भी हो सकते हैं। उसी पल मंक उन्हें बताता है कि सबकी नज़र उन पर है, इसलिए वो उन्हें जल्दबाजी में काम न करने की सलाह देता है। ये अनुमान लगाते हुए कि अगर चीजें सच में वैसी हैं जैसा गैरी ने अनुमान लगाया है तो सिल्विया सबसे ज्यादा खतरे में है। बिस्तर पर लेटे हुए राय कहता है कि अब जब बुढ़ा आदमी वॉन चित्र से बाहर है तो कोई भी एल्डर नहीं है जो स्टूडेंट्स के विरोध के पक्ष में हो। अधिकतम वो तटस्थ हैं और विश्वास करते हैं कि एक बाहरी होने के नाते सिल्विया को निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान डैन और मार्था स्थिति के बारे में चिंता करते हैं। हमारा लड़का दूसरी तरफ मुड़ता है और साफ करता है कि वो आज के बारे में कुछ नहीं कर सकते और चिंताओं को कल के लिए छोड़ देते हैं। जबकि काइल ने सोचा था कि उसने एक योजना बनाई है, गैरी कहता है कि राय के पास पहले से ही चिंता करने के लिए बहुत कुछ था, सबको अभी आराम करने के लिए कहता है। अपने दिमाग में राय को समझ आता है कि गिबी वॉन के अपनी सीट सौंपने के बाद शांत क्यों हो गया था, निष्कर्ष निकलते हुए कि उसने शायद सोचा था कि सिल्विया को तोड़ना आसान होगा। फिर भी आर्ची सोचता है कि दिन पूरी तरह से बेकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने पाया कि एल्डर्स और मास्टर नाइट्स अपनी रायों में पूरी तरह से एकजुट नहीं है, जिससे वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये उसके लिए क्रिम्सन विंग्स के प्रभाव को फैलाने का एक मौका हो सकता है। आधी रात को हम कुछ अजीब हरकत करते हुए देखते हैं जो राय के डॉम में रेंगता हुआ आ रहा है। वो चीज एक काला साया लगता है जो राय के सोते समय उस पर चढ़ जाता है। भयानक साया उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और आवाज बड़बड़ाती है कि उसने उसे ढूंढ लिया। अचानक साया उसके शरीर को जकड़ने लगता है जबकि हमारा लड़का अपनी नींद में संघर्ष करता है। अजीब तरह से एक लड़का जो इस साये से घिरा हुआ है राय से भागने के लिए कहता है और तभी हमारा लड़का झटके से अपनी आंखें खोलता है, डर से चिल्लाने लगता है जब वो अपने सामने एक साया देखता है। तभी डॉर्म रूम में सभी जाग जाते हैं और हैरानी से राय को देखते हैं जो डर से झटके से उठता है। राय पर साय की महामारी का हमला होता है और जब वो विरोध करने की कोशिश करता है तो उसके दोस्त आते हैं और उससे लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही गैरी उस पर हमला करने वाला होता है हमारा लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसकी जगह उससे टकरा जाता है। खुशकिस्मती से उसे कायल बचा लेता है। सिल्विया उस पर हमला करती है और साय के अंदर एक इंसान देखती है जब वो डॉम से बाहर भागता है, जबकि स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हंगामा सुनकर विनफ्रेड सर के साथ आते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है और पूछते हैं कि क्या वो सब ठीक है। सिल्विया उसे बताती है कि राय पर हमला हुआ था, लेकिन क्योंकि उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी उसे चोट नहीं आई। के ने उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन राय ने कबूल किया कि वो नहीं बता सकता कि वो कौन था। विनफ्रेड नाइट को ऑर्डर करता है कि इस इंसिडेंट के बारे में फॉरेन एल्डर्स को रिपोर्ट करे और 2 टीम्स गुनेगार को ढूंढने के लिए भेजे। साथ ही एक टीम को डॉर्म रूम्स के बाहर पेट्रोल पर रखें ताकि स्टूडेंट्स सेफ रहें। दूसरी तरफ राय सोचता है कि उसने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज से वो समझ गया था कि वो उसके पॉप्स थे। डॉम से बाहर आकर विनफ्रेड को लगता है कि मामला उनकी सोच से भी ज्यादा बिगड़ सकता है। स्टूडेंट्स ने घुसपैठिया जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से वो कोई आम इन्फेक्टेड इंसान नहीं बल्कि एक शैडो वॉरियर था। उसे ये भी एहसास होता है कि फ्रंटलाइन पर भी हालात गंभीर हो रहे हैं। विनफ्रेड सिचुएशन को लेकर टेंशन में आ जाता है, खासकर उस रिपोर्ट के बाद जिसमें बताया गया था कि एक प्लेटून को शैडो बीस्ट ने घेर लिया है। कि उससे इस घटना पर उसकी राय पूछता है और वो सोचता है कि अकेडमी अब बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब किस पर भरोसा करें। इसके साथ ही वो इंतजार करने और देखने का फैसला करते हैं कि आगे क्या होता है। बाद में रात को राय छत पर जे को बुलाता है और जे हैरान होता है कि उसने इतनी रात को क्यों बुलाया। वो उसे कहता है कि जुड़वा भाइयों को बता दे कि अब से वो क्रिम्सन विंग्स को ज्वाइन करने के लिए किसी भी भरोसेमंद इंसान को इनवाइट कर सकते हैं। फिर वो उसे अपनी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार भी देता है, क्योंकि वो चाहता है कि क्रिम्सन विंग्स जल्दी से स्ट्रांग बने। हमारा लड़का कहता है कि उसे एक रेवोल्यूशन के लिए काफी पावर की जरूरत है। सुबह पुराने एल्डर वॉन के ऑफिस में हम सिल्विया और उन्हें शैडो वॉरियर के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां वो वॉन को बताती है कि उसे नहीं पता कि शैडो वॉरियर क्या है। वो उसे कहता है कि उनके बारे में ना जानना नॉर्मल है, क्योंकि वो बहुत रेयर हैं और उसने अपनी जिंदगी में उन्हें कुछ ही बार देखा है। शैडो वॉरियर्स असल में साय की महामारी द्वारा कंट्रोल किए गए हथियार होते हैं। वो उन लोगों जैसे नहीं होते जो एलिक्सिर से इन्फेक्ट होते हैं। अगर कोई ज्यादा पावरफुल है और प्लेग से इन्फेक्ट होने के 1 साल के अंदर नहीं मरता तो उनका होश प्लेग ले लेती है और वो उसके कठपुतली बन जाते हैं। भूत की तरह घूमने के कारण उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है, जो उन्हें नेचुरल असैसिन्स बनाता है। और उनके शरीर साय की एक परत से ढके होते हैं जिससे उन पर किसी भी खतरे का असर नहीं होता। सिल्विया के अनुसार अगर ऐसी बात है तो वो रेयर होने चाहिए और वो किसी गैर जरूरी काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। एल्डर वॉन उसकी बात से सहमत होते हैं और सोचते हैं कि राय उनके निशानों में से एक है, क्योंकि ये पक्का है कि वो प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं। वो एक और जरूरी चीज के बारे में सोचते हैं,
अनुमान लगाते हुए कि शैडो वॉरियर शायद गॉड्स के पीछे है। सिल्वरी बालों वाली लड़की जोश में आ जाती है और भूल जाती है कि वो अब एक एल्डर भी है, जबकि वॉन उसे शांत करता है और विश्वास दिलाता है कि दूसरे एल्डर्स को घटना के बारे में पहले से ही पता है और उन्होंने शायद शैडो वॉरियर के मकसद का अंदाजा भी लगा लिया होगा। हालांकि अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे उसे हैरानी होती है कि क्या एल्डर्स का अपना कोई छिपा हुआ प्लान है, लेकिन वान उसके फैसले को प्रभावित नहीं करना चाहता। इसलिए वो उसे सलाह देता है कि वो जिन लोगों पर भरोसा करती है उन्हें इकट्ठा करे, क्योंकि एक से भले दो। तो वो जो भी प्लान करे उसे सपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जब सिल्विया और वैन ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, एक जानबूझकर की गई दस्तक उनका ध्यान भंग करती है और पता चलता है कि रे यहाँ मिलने आया है। रे को यहाँ देखकर बुढ़ा आदमी ये कहकर वहां से निकल जाता है कि उसे मुख्य एल्डर से मिलने जाना है और उनसे बात करनी है। जाते हुए वो रे को कहता है कि जब उसके पास टाइम हो तो वो उसे मार्शल आर्ट्स क्लब में मिले, क्योंकि उसे अभी भी उसे बहुत कुछ सिखाना है। उसके जाने के बाद हमारा लड़का सिल्विया के पास जाता है और वो हैरान होती है कि वो यहाँ कैसे आया, और वो कहता है कि उसे शहर छोड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए। उसे समझाने की कोशिश करते हुए कि कल ही उस पर हमला हुआ था और लोगों की नज़र अभी भी उस पर है। सिल्विया को नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। वो उस पर जोर देता है, कहते हुए कि उसे स्ट्रांग बनने के लिए और कैनिमरॉन का शिकार करने की ज़रूरत है, और यहाँ रुकना वैसे भी उसकी जान को खतरे में डालेगा। उसकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हुए वो एकदम बेबस टोन में बात करता है, जिससे वो घबरा जाती है और इस शर्त पर मान जाती है कि उसे सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा। उसे धन्यवाद देते हुए उसे ऐसा करने में बुरा लगता है, लेकिन उसे अपने पिता को किसी और के ढूंढने से पहले ढूंढना है। फिर हमें पता चलता है कि रे असल में यहाँ सिल्विया को क्रिम्सन विंग्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन उसने उसके और एल्डर वॉन के बीच की बात सुन ली और पता लगा लिया कि पॉप्स यहाँ गॉड के लिए आए थे। वो फिर शहर छोड़ देता है, और क्योंकि अंडरग्राउंड एरिया में सख्त पहरा होगा, शहर में जाने का एक ही रास्ता है, शहर की बाहर वाली गुफा। ऑफिस में सिल्विया चिंता में रह जाती है। जब एल्डर वॉन वापस आते हैं तो पाते हैं कि रे पहले ही जा चुका है और वो उनसे मदद मांगती है। वो उनसे जेल में तैनात कुछ गार्ड्स को दूसरी जगह भेजने के लिए कहती है, ये सोचते हुए कि उसके पास पहले से ही एक प्लान है। सिल्विया बताती है कि अगर शैडो वॉरियर गॉड को निशाना बना रहा है तो उसे इसका फायदा उठाना चाहिए और उसे फंसाना चाहिए। हालांकि वो सोचती है कि अगर वो उसे ढूंढ लेते हैं तो क्या वो उसे मार पाएंगे। बुढ़ा आदमी कहता है कि ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। इसके साथ वो अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है और वैन से उन्हें शैडो वॉरियर को मारने का तरीका सिखाने के लिए कहती है। वो सोचती है कि वो हमेशा रे द्वारा प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती, इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी है, और अब जबकि वो एक एल्डर है, उसे सबकी रक्षा करनी होगी।